फिल्म की शुरुआत 1933 के वसंत में न्यूयॉर्क शहर में महामंदी के चरम पर होती है। हमें एन डारो से मिलवाया जाता है, जो एक महत्वाकांक्षी अभिनेत्री है और कुछ पैसे कमाने के लिए थिएटर नाटक करती है। वह एक मशहूर अभिनेत्री बनना चाहती है और अपने पसंदीदा नाटककार जैक ड्रिस्कॉल की किताब पढ़ती है। अगले दिन उसे पता चला कि थिएटर बंद हो गया है और उसके पास कोई काम नहीं है। उसके सहकर्मी ने उसे बताया कि वह एक नए शहर में जा रहा है और उसे फिल्मों में अभिनय करने का प्रयास करना चाहिए। एन एक निर्माता से मिलने जाती है जो उसे बताता है कि उसके पास उसके लिए कोई भूमिका नहीं है। वह उसे कुछ पैसे कमाने के लिए एक स्थान पर छोटी भूमिकाएं आजमाने के लिए एक कार्ड प्रदान करता है। आगे हम देखते हैं कि फिल्म निर्माता कार्ल डेनहम अपने निर्माताओं के लिए अपनी फिल्म की स्क्रीनिंग कर रहे हैं। निर्माता उनके द्वारा शूट की गई फिल्म से खुश नहीं है क्योंकि इसकी लागत पहले ही $40,000 हो चुकी है। कार्ल का कहना है कि उन्होंने स्क्रिप्ट दोबारा लिखी है और अब फिल्म की शूटिंग एक जहाज और एक रहस्यमयी द्वीप पर की जाएगी। वह कहता है कि उसे इस जगह का एक नक्शा मिला है जिसके बारे में सभी को पता नहीं है और वह और पैसे मांगता है। निर्माता उन्हें आपस में चर्चा करने के लिए बाहर भेजते हैं। उन्होंने फैसला किया कि वे अब तक जो भी शूट किया गया है उसे बेच देंगे और इस फिल्म को बंद कर देंगे। कार्ल बाहर से निर्माताओं की बातें सुनता है और फिल्म की रीलों को अपने साथ ले जाने का फैसला करता है। वह अपने सहायक प्रेस्टन को सभी फिल्म उपकरण जहाज पर लोड करने और सभी क्रू को जल्दी प्रस्थान करने के लिए सूचित करने के लिए कहता है। उन्होंने फिल्म की शूटिंग खुद ही करने का फैसला किया है और वहां से चलने के लिए कैब में बैठ जाते हैं। प्रेस्टन ने उसे बताया कि फिल्म की अभिनेत्री फिल्म का हिस्सा बनने से पीछे हट गई है और उसे एक नई अभिनेत्री की तलाश करनी होगी। कार्ल का कहना है कि वह एक नई लड़की ढूंढेगा और एक वयस्क फिल्म पत्रिका कंपनी में जाता है जहां वह एन को देखता है जो बाहर खड़ी है। एन उसे दिए गए कार्ड के कारण यहाँ है, लेकिन उसे यह जगह घृणित लगती है और वह वहां से चली जाती है। कार्ल उसका अनुसरण करता है और उसे अपनी फिल्म में एक भूमिका की पेशकश करता है क्योंकि उसे लगता है कि वह भूमिका के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। उनका मानना है कि उनका आकार उन सभी कॉस्ट्यूम्स में फिट बैठेगा जो वे पहले ही बना चुके हैं। एन इस बारे में आश्वस्त नहीं है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसका पसंदीदा जैक ड्रिस्कॉल पटकथा लेखक है तो वह सहमत हो जाती है। कार्ल और एन जहाज पर पहुंचते हैं और प्रेस्टन कार्ल से कहते हैं कि उन्हें जल्द ही निकलने की जरूरत है क्योंकि स्टूडियो ने पुलिस को बुलाया है। कार्ल जहाज के कप्तान एंगलहॉर्न को जल्दी निकलने के लिए रिश्वत देता है, जिससे वह सहमत हो जाता है और एन जहाज पर चढ़ जाती है। कार्ल जहाज पर जैक से मिलता है जहां जैक उसे 15 पृष्ठों की स्क्रिप्ट का एक रफ ड्राफ्ट देता है। जैक अपना भुगतान चाहता है और जहाज छोड़ देना चाहता है क्योंकि उसके पास अन्य काम है। कार्ल को पता चलता है कि जैक के बिना वह फिल्म की शूटिंग नहीं कर पाएगा और जानबूझकर उसे गलत चेक लिखता है। इससे जैक को जहाज से उतरने में देरी हो गई और अब जहाज रवाना हो गया। जैक के पास अब जहाज पर रहने और स्क्रिप्ट पूरी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है और कार्ल की योजना काम कर गई है। जैक को डेक में रहने के लिए बनाया गया है जहां जानवरों के पिंजरे हैं। कैप्टन अतिरिक्त पैसे के लिए अवैध पशु व्यापार करता है और जैक को क्लोरोफॉर्म की बोतलें भी मिलती हैं। जैक ने स्क्रिप्ट पर काम करना शुरू कर दिया है और क्रू सदस्यों में से हेस उसकी चोरी हुई कलम ढूंढने में उसकी मदद करता है। कार्ल सभी से एन का परिचय कराता है, लेकिन उत्साह में एन गलती से किसी को जैक समझ लेती है और उससे बात करना शुरू कर देती है। असली जैक आता है और अपना परिचय देता है और एन शर्मिंदा हो जाती है। बाद में कार्ल और जैक अपनी स्क्रिप्ट पर चर्चा कर रहे हैं जहां कार्ल उसे बताता है कि वह एक द्वीप पर शूटिंग करना चाहता है। यह सुनकर जैक हैरान रह गया क्योंकि यह उसकी स्क्रिप्ट में नहीं था। कार्ल का कहना है कि यह द्वीप स्कल आइलैंड है जिसके बारे में बहुत से लोगों को जानकारी नहीं है और यह खतरनाक है। वह जैक से कहता है कि वह इस बारे में किसी से बात न करे, लेकिन जिमी नाम का एक क्रू मेंबर यह बात सुन लेता है। फिल्म की शूटिंग शुरू होती है जहां एन अभिनेता ब्रूस के साथ प्रदर्शन कर रही है। कार्ल ने नोटिस किया कि जिमी ने अपने क्रू साथियों को स्कल आइलैंड के बारे में बताया है और वह चिंतित दिख रहा है। जैक ने देखा कि एन एक अच्छी अभिनेत्री है और यहाँ तक कि उसके प्रदर्शन के लिए उसकी सराहना भी करता है। हम देखते हैं कि जैक और एन एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। कार्ल कैप्टन को स्कल आइलैंड जाने का निर्देश देता है और उसे और पैसे देने का वादा करता है।
जहाज के चालक दल के सदस्यों ने कार्ल को चेतावनी दी कि स्कल आइलैंड एक खतरनाक जगह है और 100 फीट की विशाल दीवारों से घिरा हुआ है। कार्ल का कहना है कि वह डरे हुए नहीं हैं और अपनी फिल्म की शूटिंग वहीं करेंगे। कार्ल फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं और एन और जैक एक दूसरे के लिए भावनाएं विकसित करते हैं और चुंबन करते हैं। कैप्टन को एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि कार्ल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट है और वह अपने जहाज का रास्ता बदलने का फैसला करता। कार्ल कैप्टन से कहता है कि उसे अपनी फिल्म पूरी करने के लिए केवल 1 सप्ताह का समय चाहिए और वह उससे उसका समर्थन करने का अनुरोध करता है। कैप्टन कहता है कि वह सब कुछ जोखिम में नहीं डाल सकता और उसे मना कर देता है। वापस लौटते समय जहाज कोहरे में खो गया है और उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। चालक दल ने कप्तान को सूचित किया कि वे उथले पानी के पास आ रहे हैं। अचानक क्रू के एक सदस्य की नज़र एक बड़ी दीवार पर पड़ती है और वह सभी को चेतावनी देता है। कप्तान जहाज को नियंत्रित करने में असमर्थ हो जाता है और जहाज दीवार से टकरा जाता है। हर जगह चट्टानें हैं और जहाज बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। हर कोई देखता है कि वे स्कल आइलैंड पर आ गए हैं। जब दल पानी को रोकने की कोशिश कर रहा था, कार्ल और उसके लोगों ने एक छोटे नाव को द्वीप पर ले जाने का फैसला किया। जहाज की मरम्मत के दौरान कार्ल ने द्वीप पर अपनी फिल्म की शूटिंग करने का फैसला किया है, जिससे कप्तान नाराज हो गया है। द्वीप पर पहुंचने पर उन्हें बहुत सारी खोपड़ियां दिखाई देती हैं और पता चलता है कि द्वीप कितना बड़ा और डरावना है। वे एक वीरान गांव में पहुंचते हैं और अपनी फिल्म की शूटिंग शुरू करते हैं। गांव की खोज के दौरान कार्ल को एक युवा लड़का मिलता है और वह उसे चॉकलेट देता है। लड़का कार्ल पर हमला करता है और अचानक हम देखते हैं कि यहाँ अन्य गांव वाले भी हैं। गांव वाले खतरनाक दिखते हैं और वे कार्ल और उसकी टीम पर हमला करते हैं और उन्हें मारना शुरू कर देते हैं। जब वे जैक को मारने वाले होते हैं, कैप्टन अपने आदमियों के साथ वहां आता है और उन्हें गोली मारना शुरू कर देता है। वे जहाज पर वापस पहुंचते हैं और वहां से निकलने का फैसला करते हैं। वे भारी सामान फेंकना शुरू कर देते हैं जिसके जहाज हल्का हो जाए। गांव वाले में से एक जहाज पर आता है और एन को गांव वापस ले जाने के लिए उसका अपहरण कर लेता है। जैक को एक मृत क्रू सदस्य मिलता है और पता चलता है कि एन गायब है और दूसरों को सूचित करता है। कैप्टन और चालक दल ने अपनी बंदूकें तैयार की और द्वीप पर वापस जाने का फैसला किया। कार्ल ने अपना कैमरा भी गुप्त रूप से पैक कर लिया है ताकि वह जो कुछ भी देखेगा उसे शूट कर सके। गांव वाले एक अनुष्ठान करते हैं और एन को लकड़ी के 2 टुकड़ों से बांध देते हैं। वे उसे ज्वालामुखी के पार दूसरी ओर भेज देते हैं। अचानक हम देखते हैं कि किंग कॉन्ग नाम का एक 25 फीट का वानर वहां आता है और एन को अपने साथ ले जाता है। चालक दल के सदस्य द्वीप पर पहुंचते हैं और कार्ल कोंग को एन को ले जाते हुए देखता है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता और वह इस बारे में सबको बताता है। जंगल में एन की तलाश करते समय चालक दल के सदस्यों पर डायनासोर द्वारा हमला किया जाता है। डायनासोर सदस्यों को मारना शुरू कर देते हैं, लेकिन वे अपनी बंदूकों का इस्तेमाल करते हैं और उन पर गोली चलाना शुरू कर देते हैं। डायनासोर मारे गए हैं और कार्ल अपनी फिल्म के लिए इसे शूट करने में कामयाब रहे हैं। जंगल से गुजरते समय एन कोंग पर हमला करती है और भागने में सफल हो जाती है। कोंग उसके पीछे जाता है और उसे फिर से पकड़ने में सफल हो जाता है। सुबह में चालक दल के सदस्यों को कुछ बड़े कीड़े मिले और उन्होंने कुछ देर आराम करने का फैसला किया। जैक को एक बड़ा पदचिन्ह मिलता है और सदस्य कार्ल से पूछने का निर्णय लेते हैं, लेकिन उन्हें एहसास होता है कि वह गायब है। कार्ल ने घाटी का पता लगाने और कुछ बड़े डायनासोरों को देखने का फैसला किया है जो पौधे खाते हैं। वह फिल्म के लिए एक अच्छा शॉट फिल्माने के लिए बैक्स्टर को उनके करीब जाने के लिए कहता है। अचानक डायनासोर डर जाते हैं और कार्ल और उसके आदमियों की ओर भागने लगते हैं। चालक दल के सदस्य डायनासोरों को आते हुए देखते हैं और उनसे दूर भागने लगते हैं। डायनासोरों पर मांस खाने वाले डायनासोरों द्वारा हमला किया जा रहा है जो छोटे और डरावने हैं। भागते समय कई डायनासोर पहाड़ से गिर जाते हैं और भगदड़ में दूसरों की जान भी ले लेते हैं। भागने के दौरान कई क्रू सदस्य और कैमरामैन मारे गए। बैक्स्टर ने जहाज पर वापस जाने का फैसला किया है। एन ने करतब और नृत्य करके कोंग का मनोरंजन करने का फैसला किया और जब भी वह गिरती है तो कोंग हंसता है। कोंग जानबूझकर उसे फिर से नीचे गिरा देता है और एन उसे मना कर देती है। इससे कोंग क्रोधित हो जाता है और वह अपनी हताशा दिखाने के लिए कुछ नष्ट कर देता है।
एन कोंग की बुद्धिमत्ता और भावना की क्षमता को समझने लगती है। कोंग वहां से चला जाता है और एन बचने के लिए जंगल में भाग जाती है। नदी पार करते समय सदस्यों पर कुछ समुद्री जीवों द्वारा हमला किया जाता है जो उनकी नाव पर हमला करते हैं। नावों में से एक नष्ट हो जाती है और कैमरा पानी में गिर जाता है। जैक कैमरा वापस लाने का फैसला करता है और कार्ल प्राणी को मारने के लिए बंदूक का उपयोग करता है। दूसरा प्राणी एक सदस्य पर हमला करता है और उसे मार देता है और कार्ल इसे अपने कैमरे से शूट करता है। एक विशाल गिरे हुए लट्ठे के पार अपना रास्ता बनाते समय कोंग बचाव दल पर हमला करता है। वह सदस्यों को गिराने के लिए लॉग को हिलाता है और हिस को खड्ड में फेंककर मार देता है। कोंग ने पूरे लॉग को नीचे फेंक दिया और कई सदस्यों को मार डाला। भागते समय एन को कुछ जानवर चराते हुए मिले और जानवर एन पर हमला कर देता है। एन वहां से भागती है और एक गुफा में छिप जाती है जहां अचानक टायरानोसॉरस रेक्स द्वारा जानवर पर हमला किया जाता है और उसे मार दिया जाता है। रेक्स एन को खाने के लिए उसके पीछे जाता है जो वहां से भाग जाती है और एक पेड़ के पीछे छिप जाती है। अचानक दूसरा रेक्स उसे देखता है और अब वे दोनों उसे खाना चाहते हैं। कोंग समय पर आता है और एन को उनसे बचाता है लेकिन रेक्स में से एक ने उसकी बाह काट ली। कोंग घायल हो गया है और अब हम एक तीसरे रेक्स को देखते हैं जो पीछे से आता है और उन पर हमला करता है। कोंग और रेक्स एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और कोंग उन्हें पहाड़ से नीचे धकेलने में सफल हो जाता है। कोंग और एन भी पहाड़ से नीचे गिर जाते हैं और वे सभी लताओं में फंस जाते हैं। कोंग दो रेक्स को मारने में सफल हो जाता है और तीसरे का जबड़ा तोड़ देता है और एन को बचा लेता है। एन कोंग को धन्यवाद कहती है और उसके साथ जाने का फैसला करती है। खड्ड में गिरने के बाद चालक दल के सदस्य जाग गए और उन्होंने देखा कि वे अजीब कीड़ों से घिरे हुए हैं। कार्ल को पता चलता है कि उसका कैमरा और फिल्म नष्ट हो गई है और वह दुखी और क्रोधित है। कीड़े उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं और सदस्य जवाबी लड़ाई शुरू कर देते हैं। जब कीड़े शेष सदस्यों को मारने वाले होते हैं, कैप्टन बैक्स्टर के साथ वापस आ जाता है। वह कीड़ों पर गोली चलाता है और जैक, कार्ल और जिमी को बचाने में सफल होता है। जिमी हेस की टोपी को अपने लिए एक स्मृति चिन्ह के रूप में लेता है। एन और कोंग अपने घर वापस आते हैं और एक साथ सूर्यास्त देखते हैं। एन को एहसास होता है कि कोंग यहाँ अकेला है और उसका दर्द महसूस करती है। कैप्टन सभी को बताता है कि बैक्स्टर ने उन्हें बचाने के लिए उन्हें वापस लाया है। जैक ने एन की तलाश करने का फैसला किया और कार्ल ने क्लोरोफॉर्म के साथ कोंग को पकड़ने के लिए कप्तान के साथ एक योजना बनाई। उनका कहना है कि कोंग एन के पीछे पीछे नाव तक आएगा और तभी वे कोंग पर कब्जा कर सकते हैं। बाद में जैक एन को ढूंढने में कामयाब हो गया जो कोंग के हाथ में सो रही है। वह उसे जगाता है और चुपचाप उसके साथ आने के लिए कहता है। कोंग जाग जाता है और क्रोधित हो जाता है लेकिन चमगादड़ों द्वारा उस पर हमला किया जाता है। वे इस अवसर का उपयोग करते हैं और बेल का उपयोग करके भागने का निर्णय लेते हैं लेकिन कोंग ने इस बात को नोटिस कर लिया। कोंग उन्हें ऊपर खींचना शुरू कर देता है लेकिन जैक को एक चमगादड़ मिल जाता है और वह उसका इस्तेमाल करके पहाड़ से नीचे उतरने का फैसला करता है। कोंग ने उनका पीछा करने का फैसला किया और वे पुल पर पहुंच गए। कोंग को जाल में फंसाने के लिए कार्ल ने आखिरी मिनट में पुल नीचे कर दिया। जैक और एन उन लोगों को देखकर चौंक जाते हैं जो कोंग पर कब्जा करने के लिए हथियारों के साथ इंतजार कर रहे हैं। कोंग वहां आता है और सदस्य उस पर हमला करते हैं और उसे रस्सी से बांध देते हैं और उस पर क्लोरोफॉर्म की बोतल का इस्तेमाल करते हैं। कोंग उनके लिए बहुत शक्तिशाली है और जाल से भागने में सफल हो जाता है। सदस्य अपनी नाव लेकर वहां से भागने का फैसला करते हैं और कोंग उनका पीछा करता है। वे अपनी नावों पर पहुंचते हैं और कोंग उन पर हमला करना शुरू कर देता है। जैक और एन को विश्वास नहीं हो रहा है कि क्या हो रहा है और एन कोंग को वापस जाने के लिए कहने की कोशिश भी करती है और उसने एक नाव को नष्ट कर दिया और कई लोगों को मार डाला। कार्ल इस मौके का फायदा उठाकर कोंग पर क्लोरोफॉर्म की एक और बोतल फेंक देता है और कोंग बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद हमने देखा कि कार्ल ने किंग कांग दुनिया का 8वां अजूबा नामक एक शो का आयोजन किया है। यह शो का प्रीमियर दिन है और कार्ल अब प्रसिद्ध है और कई लोग शो देखने आए हैं। शो शुरू होता है जहां हम देखते हैं कि कार्ल ने कोंग को जंजीरों से जकड़ रखा है और कोंग बहुत दुखी है। हम देखते हैं कि जैक भी शो देखने आया है और ब्रूस को इसमें मुख्य नायक के रूप में देखता है।
नायिका की एंट्री होती है लेकिन हमें एक अलग लड़की दिखाई देती है और कोंग क्रोधित हो जाता है। एन ने शो में जाने से इनकार कर दिया था क्योंकि वह कोंग के पकड़े जाने से नाखुश थी और अब थिएटर करती है। फोटोग्राफरों के कैमरे की चमक से कोंग क्रोधित हो जाता है, जो अपनी क्रोमस्टील जंजीरों से मुक्त हो जाता है। कार्ल डर जाता है और अविश्वास में पड़ जाता है जब वह देखता है कि उसके लालच ने क्या किया है। हर कोई डर जाता है और भागने लगता है और कोंग उन पर हमला करना शुरू कर देता है। कोंग जैक को पहचानता है और यह विश्वास करते हुए उसके पीछे जाने का फैसला करता है कि वह जानता है कि एन कहाँ है। कोंग सड़कों पर जाता है और एन को ढूंढने के लिए उसकी तरह दिखने वाली सभी लड़कियों की जांच करना शुरू कर देता है। एन सड़कों पर हंगामा सुनती है और कोंग को ढूंढने का फैसला करती है। जैक कोंग को भीड़ से दूर ले जाने के लिए टैक्सी लेता है और कोंग उसका पीछा करना शुरू कर देता है। कोंग जैक को पकड़ने में कामयाब हो जाता है तो उसे पता चलता है कि एन वहां आ गई है, इसलिए वह रुक जाता है। वे दोनों एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं और कोंग एन को अपने साथ ले जाने का फैसला करता है। कोंग और एन पार्क में जमे हुए तालाब पर एक खुशी का पल साझा करते हैं, लेकिन अचानक सेना उन पर हमला कर देती है। कोंग एन के साथ वहां से भागने में सफल हो जाता है और एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में पहुंच जाता है। कोंग ने इमारत पर चढ़ने का फैसला किया और एन के साथ शीर्ष पर पहुंच गया। कोंग ने देखा कि लड़ाकू विमान उसे रोकने आए हैं, इसलिए उसने एन को सुरक्षित नीचे उतार दिया और शीर्ष पर जाने का फैसला किया। विमानों ने कोंग पर हमला करना शुरू कर दिया और उसे गोलियों से घायल भी कर दिया। कोंग उनसे लड़ना शुरू कर देता है और 3 विमानों को नष्ट करने में सफल हो जाता है। विमान फिर से कोंग पर हमला करते हैं और उसे बुरी तरह घायल कर देते हैं। कोंग कई बार गोलीबारी की चपेट में आता है और आखिरी बार एन को देखता है। वह अलविदा कहता है और इमारत से गिरकर मर जाता है। जैक एन तक पहुंचने में कामयाब रहा और वे दोनों एक दूसरे को देखकर और गले मिलकर खुश हुए। रिपोर्टर कोंग की तस्वीर लेने के लिए उसकी लाश के पास इकट्ठा होते हैं और कार्ल से पूछते हैं कि क्या हुआ। कार्ल का कहना है कि यह सुंदरता ही थी जिसने कोंग को मार डाला। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि कोंग होलो धरती पर है और कुछ टाइटन्स उसका पीछा कर रहे हैं। वह एक चट्टान पर आता है और कुछ टाइटन्स को मारने के लिए जाल का उपयोग करता है। फिर वह दूसरों को डराने के लिए टाइटन को 2 टुकड़ों में काट देता है। बाद में जब वह खाने की कोशिश करता है तो उसके दांत में दर्द महसूस होता है। वह एक आवाज सुनता है और उसे जांचने के लिए जाता है, लेकिन पाता है कि एक जानवर आवाज बना रहा है। वह दुखी महसूस करता है क्योंकि वह इस दुनिया में अकेला है और उसके साथ कोई वानर नहीं है। डॉक्टर इलीन एक प्रस्तुति दे रही हैं जब वह बताती हैं कि उन्होंने होलो पृथ्वी का केवल 5% ही पता लगाया है। वह कहती है कि कोंग अपने नए घर को अपना रहा है जो होलो धरती है और अपनी तरह का आखिरी वानर है। वह कहती है कि कोंग नीचे होलो धरती पर रहता है जबकि गॉडजिला सतह पर रहता है। गॉडजिला मनुष्यों को अन्य टाइटन्स से लड़ने में मदद कर रहा है और उनकी रक्षा कर रहा है। आगे हम देखते हैं कि एक टाइटन रोम में आया है और सभी को मार रहा है। गॉडजिला को इसके बारे में पता चलता है और वह उससे लड़ने जाता है। वह टाइटन से लड़ता है और अपनी परमाणु सांस से उसे आसानी से हरा देता है। गॉडजिला ने कोलोसियम को अपने विश्राम स्थल के रूप में चुना है और वह वहीं सोने चला जाता है। मोनार्क बेस पर वैज्ञानिक होलो धरती की अपनी रीडिंग में कुछ स्पाइक्स देखते हैं और वे डॉ. इलीन को इन पैटर्न के बारे में सूचित करते हैं। अगले दृश्य में हम जिया नाम की एक युवा लड़की को देखते हैं जो स्कूल जाती है और जब वह कक्षा में होती है तो उसे कुछ सपने आते हैं। फिर वह जल्दी से कागज पर कुछ बनाती है और हमें पता चलता है कि ये सिग्नल के समान पैटर्न है। शिक्षक डर जाता है और जिया की माँ को स्कूल बुलाता है। हमें पता चला कि डॉक्टर इलीन जिया की माँ है और उन्होंने उसे गोद लिया है। शिक्षिका बताती है कि जिया के ग्रेड कम हो रहे हैं और वह स्कूल में ठीक से ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रही है। इलीन उसे बताती है कि जिया अभी भी इस दुनिया में तालमेल बिठाने की कोशिश कर रही है क्योंकि वह उसकी ईवी जनजाति की आखिरी जीवित सदस्य है। जिया की जनजाति का कोंगो के साथ एक विशेष संबंध है क्योंकि वे उनके साथ संवाद कर सकते हैं। जिया बोल नहीं सकती और सांकेतिक भाषा का उपयोग करती है और इलीन को बताती है कि कोंग मुसीबत में है और उसे उसकी मदद की जरूरत है। बाद में रात में इलीन ने जिया की ड्राइंग देखी और उसे एहसास हुआ कि यह हॉलो अर्थ के पैटर्न के समान है। जब वह जिया से बात करने जाती है तो वह इलीन से कहती है कि उन्हें कोंग के पास जाकर उसकी मदद करने की जरूरत है।
इलीन उस पर विश्वास करती है और उससे कहती है कि वह उस तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ लेगी। इलीन बर्नी से मिलने आती है, जो अब होलो धरती के बारे में पॉडकास्ट चलाता है। वह उससे कहती है कि उसे उसकी मदद की जरूरत है और वह उसे पैटर्न और अपनी बेटी की ड्राइंग भी दिखाती है। वह उसकी मदद करने के लिए इस शर्त पर सहमत होता है कि उसे कैमरे के साथ होलो धरती पर जाने और वहां रिकॉर्ड करने की अनुमति दी जाए। गॉडजिला उठ गया है और उसे कुछ खतरा महसूस होता है और वह उस दिशा में आगे बढ़ना शुरू कर देता है। हम देखते हैं कि पानी में एक पोर्टल खुल गया है और कोंग सतह की दुनिया में आ गया है। इलीन और अन्य वैज्ञानिक उसे देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उससे मिलने जाते हैं। उन्हें पता चला कि कोंग अपने दांत के दर्द के कारण दर्द में है और उन्होंने उसकी मदद करने का फैसला किया। हम देखते हैं कि ट्रैपर नाम का एक व्यक्ति उसके खराब दांत को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर का उपयोग करता है और उसकी जगह धातु का दांत लगाता है। ट्रैपर एक पशु चिकित्सक है और जब वे कॉलेज में थे तब इलीन के साथ उनका रिश्ता था। कोंग जाग जाता है और उसे अपना नया दांत पसंद आता है। बर्नी इलीन को सूचित करता है, लेकिन उसने पैटर्न का अध्ययन किया है और कहता है कि यह एक संकट संकेत है जो उन्हें होलो धरती से प्राप्त हो रहा है। इसके बाद इलीन अपने साथियों से कहती है कि उन्हें होलो धरती पर जाकर सिग्नल की जांच करनी होगी। जिया भी उसके साथ आना चाहती है, लेकिन इलीन उसे मना कर देती है। जिया कहती है कि वही है जो कोंग के साथ बात कर सकती है और वहां मददगार होगी, इसलिए इलीन सहमत हो जाती है। इलीन ने अपनी टीम को इकट्ठा किया और उन्होंने होलो धरती पर जाने के लिए अपना विमान तैयार किया और पोर्टल खुल गया। वे और कोंग पोर्टल में कूदते हैं और बहुत तेज गति से यात्रा करते हैं। वे होलो धरती पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि यह कितनी सुंदर है। कोंग अपनी गुफा में जाने का फैसला करता है और अन्य लोग अपने विमान को आसपास के माहौल में कैमोफ्लाज का प्रयास करते हैं। गॉडजिला फ्रांस चला गया है और अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए रिएक्टरों से ऊर्जा एब्जॉर्ब कर रहा है। जब विमान उसे रोकने आते हैं तो वह अपनी परमाणु ऊर्जा से उन पर हमला करता है और उन्हें नष्ट कर देता है। इलीन और उनकी टीम होलो पृथ्वी चौकी पर पहुंची और अपने विमान को उतारा। उन्होंने देखा कि चौकी नष्ट हो गई है और सभी सैनिक मारे गए हैं। उन्हें पता चला कि इस चौकी को किसी बड़े टाइटन ने नष्ट कर दिया था और उन्हें वहां उसका निशान मिला। कोंग अपनी गुफा तक पहुंचता है और अपना हथियार उठाता है। वह नीचे की गुफाओं में से एक से कुछ नीली रोशनी आती देखता है और अन्वेषण करने का निर्णय लेता है। जब वह नीचे पहुंचता है तो उसके हथियार का क्रिस्टल प्रतिक्रिया करना शुरू कर देता है और नीचे के सभी क्रिस्टल के साथ चमकने लगता है। वह गुफा में एक छेद देखता है और उसका पता लगाने का फैसला करता है। जब वह बाहर जाता है तो उसकी मुलाकात एक छोटे भूरे गोरिल्ला से होती है और वह अपने जैसे किसी को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। वह उससे दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन छोटा गोरिल्ला उसे काटकर भाग जाता है। अचानक कोंग पर कई अलग अलग गोरिल्लाओं द्वारा हमला किया जाता है और वे उसे मारना शुरू कर देते हैं। कोंग उनसे लड़ना शुरू कर देता है और एक एक करके उन्हें हरा देता है। बचा हुआ गोरिल्ला यह देख लेता है और समझ जाता है कि कोंग कितना शक्तिशाली है और वह वहां से भाग जाता है। कोंग छोटे गोरिल्ला को झाड़ी में छिपा हुआ पाता है और उससे कहता है कि वह उसे अपने कबीले में ले जाए। इलीन और उनकी टीम को एक पहाड़ी से संकेत मिलता है और वे इसका पता लगाने का निर्णय लेते हैं। जगह की खोज करते समय वे कई अलग अलग कीड़े देखते हैं और इससे खुश होते हैं। सिग्नल के पास पहुंचने के बाद ट्रैपर को लगता है कि कुछ ठीक नहीं है और उन्हें यहीं इंतजार करना चाहिए। सैनिकों में से एक उसकी बात नहीं मानता और उसे एक पौधा खा जाता है। यह देखकर बाकी लोग डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। गॉडजिला ने पानी की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है और किसी को खोजने के लिए पानी के नीचे चला जाता है। पनडुब्बी में सैनिकों को पता चलता है कि गॉडजिला टाइमैट नामक एक अन्य टाइटन तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। टाइमैट बड़ी मात्रा में रेडियोधर्मी सामग्री की रक्षा कर रहा है और गॉडजिला इसे अवशोषित करना चाहता है। सिग्नल की तलाश करते समय जिया को अपने लोगों के चित्र मिलते हैं और वह सभी को सूचित करती है। जब जिया एक कीड़ा पकड़ने की कोशिश करती है तो वह दीवार में एक पत्थर दबा देती है। इससे कुछ सक्रिय हो जाता है और पानी बहने लगता है, इसलिए वे पानी का अनुसरण करने का निर्णय लेते हैं। वे एक मृत अंत तक पहुंचते हैं और प्रवेश द्वार को अवरुद्ध करने वाली एक सुरक्षा ढाल पाते हैं। जिया ढाल छूती है और तोड़ देती है और रास्ता दिखाती है। वह देखती है कि उस स्थान के अंदर कई क्रिस्टल हैं और वे इसका पता लगाने के लिए अंदर जाते हैं। कोंग अभी भी कबीले को खोजने के लिए छोटे गोरिल्ला के साथ है। छोटे गोरिल्ला ने सुझाव दिया कि उन्हें झील में रुककर थोड़ा पानी पीना चाहिए और थोड़ा आराम करना चाहिए। जब कोंग खुद को साफ कर रहा होता है तो एक जल टाइटन उस पर हमला करता है
और उसे अपने साथ पानी के अंदर ले जाता है। छोटे गोरिल्ला ने कोंग को यहाँ आने के लिए धोखा दिया है क्योंकि वह कोंग को अपने कबीले में नहीं ले जाना चाहता है। छोटा गोरिल्ला वहां से भागता है, लेकिन अचानक सांप का सिर अपने सामने पाता है। कोंग ने अपने हथियार से नाग को मार डाला है और उसे अपने कबीले में ले जाने के लिए कहा है। बाद में जब कोंग सांप का मांस खा रहा था तो उसने छोटे गोरिल्ला को भी खाना खिलाया, जो उसकी ऐसी दयालुता देखकर छोटा गोरिल्ला आश्चर्यचकित हो गया। गॉडजिला तियामत के स्थान पर पहुंच गया है और उससे लड़ना शुरू कर देता है। तियामत भी उस पर हमला करता है, लेकिन गॉडजिला उसके लिए बहुत शक्तिशाली है। गॉडजिला उसे मारने के लिए अपने परमाणु लेजर का उपयोग करता है और फिर रेडियोएक्टिव सामग्री खोजने के लिए उसके घर में प्रवेश करता है। इलीन और उनकी टीम पर कुछ लोगों ने हमला किया और हमें पता चला कि ये ईवी लोग हैं। वे लोगों जिया को इन लोगों के साथ देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। वे इलीन और उसकी टीम को पकड़ लेते हैं और उन्हें अपने बेस पर ले जाते हैं। इलीन और अन्य लोग देखते हैं कि उनके बेस में एक विशाल क्रिस्टल है जो चमक रहा है और ऊर्जा दे रहा है। उन्होंने देखा कि इस स्थान पर कई पोर्टल हैं जो पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की ओर ले जाते हैं। ईवी लोगों की प्रमुख आती है और जिया को अपने पास आने के लिए बुलाती है। वह जिया का हाथ पकड़ती है और उसके मन को पढ़ती है। उसे जिया के अतीत के बारे में पता चलता है और इलीन ने उसे कैसे अपनाया और उसकी देखभाल की है। यह जानकर वह खुश हो जाती है और अपने लोगों से इलीन और अन्य लोगों को मुक्त करने के लिए कहती है। उन्हें यह भी पता चल गया कि ईव लोग ही हैं जो उन्हें मदद के लिए सिग्नल भेज रहे थे। ईव लोग नीले तरल पदार्थ का उपयोग करते हैं और इलीन और अन्य लोगों को अपनी कहानी बताते हैं। वे बताते हैं कि होलो धरती से पहले एक शांतिपूर्ण जगह थी जहां सभी लोग टाइटन्स के साथ मिलकर रहते थे। वानर मानव जगत के रक्षक थे और यहीं रहते भी थे। स्कार किंग नामक वानरों में से एक सतही दुनिया पर कब्जा करना चाहता था और मानवता पर शासन करना चाहता था। उसने सतह की दुनिया पर कब्जा करने के लिए वानरों की एक सेना का नेतृत्व किया, लेकिन गॉडजिला ने उसे रोक दिया और उसे हरा दिया। स्कार किंग को होलो धरती पर वापस भेज दिया गया था और वह अभी भी सतह की दुनिया में वापस जाने और उस पर फिर से कब्जा करने का रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा है। कोंग और छोटा गोरिल्ला कबीले में आ गए हैं। कोंग यहाँ सैकड़ों गोरिल्लाओं को देखकर हैरान है। ये सभी गोरिल्ला यहाँ काम कर रहे हैं और किसी से डरे हुए लग रहे हैं। जब एक बूढ़ा गोरिल्ला ठीक से काम नहीं कर रहा होता तो दूसरा गोरिल्ला उस पर हमला कर देता है। इस पर कोंग गुस्सा हो जाता है और बूढ़े गोरिल्ला की मदद करता है और दूसरे गोरिल्ला को मुक्का मार देता है। अचानक हम देखते हैं कि एक बड़ा लाल गोरिल्ला आगे आता है। वह स्कार किंग है जो इन गोरिल्लाओं पर शासन करता है। बाकी सभी गोरिल्ला उससे डरते हैं। वह कोंग के पास आता है और उसका नकली दांत देखता है और उसका मजाक उड़ाता है। स्कार किंग कोंग को यहाँ लाने के लिए छोटे गोरिल्ला पर गुस्सा हो जाता है और उसे दंडित करने के लिए उसकी मां को मार देता है। फिर वह अपनी हड्डी की बेल्ट का उपयोग करता है और कोंग को डराने के लिए हवा में झूलना शुरू कर देता है। हम देखते हैं कि उसकी बेल्ट के अंत में एक क्रिस्टल है जिसे छूने पर कोंग को दर्द होता है। कोंग को उस पर गुस्सा आ जाता है और वे जमकर झगड़ने लगते हैं। स्कार किंग अपनी हड्डी की बेल्ट से कोंग की गर्दन पकड़ लेता है और उसका दम घोंटने की कोशिश करता है। कोंग ने उसे पटक फेंका और स्कार किंग को एहसास हुआ कि कोंग को आसानी से नहीं हराया जा सकता क्योंकि वह बहुत शक्तिशाली है। वह किसी को संकेत देने के लिए अपना क्रिस्टल उठाता है और हम देखते हैं कि गॉडजिला जैसा एक टाइटन आया है जो जंजीरों में जकड़ा हुआ है। टाइटन को नियंत्रित करने के लिए स्कार किंग क्रिस्टल का उपयोग करता है। इस टाइटन के पास जमने की शक्ति है और वह इसका उपयोग कोंग पर हमला करने और कोंग का हाथ जमाने के लिए करता है। कोंग के हाथ में चोट लग जाती है। छोटा गोरिल्ला कोंग को वहां से भागने के लिए कहता है और उसे रास्ता दिखाता है। इलीन सभी को बताती है कि इस टाइटन का नाम शेमा है और वह वही है जिसने पृथ्वी पर आइस एज किया था। स्कार किंग उसका उपयोग सतह की दुनिया में वापस जाने और उस पर कब्जा करने के लिए करेगा। कोंग वहां से भागने में कामयाब हो गया है, लेकिन बाकी गोरिल्ला अभी भी उसके पीछे हैं। कोंग उन्हें वापस अपने स्थान पर ले जाता है जहां उसने जाल बिछाया है, लेकिन ये गोरिल्ला चतुर हैं और वे जाल में नहीं फंसते हैं। अचानक हम देखते हैं कि किसी ने जाल सक्रिय कर दिया है और ऊपर से पत्थर इन गोरिल्लाओं पर गिर रहे हैं। छोटे गोरिल्ला ने जाल सक्रिय कर दिया था। उसने महसूस किया कि उसके हाथ के कारण कोंग को बहुत दर्द हो रहा है और उसने उसकी मदद करने का फैसला किया। गॉडजिला अभी भी पानी के भीतर है और अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए रेडियोधर्मी ऊर्जा को अवशोषित कर रहा है। डॉक्टर इलीन देखती है कि जिया ईवी लोगों के साथ बहुत खुश है और उसे एहसास होता है कि वह उनके साथ है। उसे जिया को जाने देना होगा ताकि वह उनके साथ रह सके।
ईव लोगों ने यह देखने के लिए अपनी ढाल नीचे कर ली कि कोंग मदद के लिए उनके पास आया है। गोरिल्लाओं में से एक ने इसे देखा और स्कार किंग को इसकी सूचना देने का फैसला किया। कोंग जिया को अपनी स्थिति के बारे में बताता है और गिर जाता है। गोरिल्ला स्कार किंग के पास वापस जाता है और उसे ईवी लोगों के बारे में बताता है। स्कार किंग अपनी सेना इकट्ठा करता है और उनकी ओर बढ़ना शुरू कर देता है। गॉडजिला को भी इसका एहसास होता है और वह लड़ाई के लिए तैयार होने की शक्ति प्राप्त करता है। ट्रैपर उसकी स्थिति देखने के लिए कोंग के पास जाता है और उसे पता चलता है कि वह फ्रॉस्टबाइट से पीड़ित है जिसने उसके नर्व टिश्यू को नुकसान पहुंचाया है। वह कहता है कि उसके पास कोंग का हाथ बचाने का एक तरीका है और उसके पास एक उपकरण है जो ऐसा कर सकता है। उनका कहना है कि उन्होंने शक्तिशाली टाइटन्स के खिलाफ तैयारी के लिए मेगा गॉडजिला प्रोजेक्ट के बाद अपना उपकरण बनाया। वह विमान की मदद से डिवाइस को बुलाता है। डिवाइस एक मैकेनिकल आर्म बन जाती है और कोंग के हाथ से जुड़ जाती है। यह उसके हाथ में कुछ दवा इंजेक्ट करता है और उसे ठीक कर देता है। कोंग उठता है और महसूस करता है कि उसका दर्द दूर हो गया है और उपकरण ने उसकी शक्ति भी बढ़ा दी है। छोटा गोरिल्ला आता है और उन्हें स्कार किंग और उसकी सेना के बारे में सूचित करता है। कोंग ने मदद के लिए गॉडजिला को बुलाने के लिए सतह पर जाकर उसे रोकने का फैसला किया। वह ऊपर जाने के लिए एक पोर्टल में कूद गया। पोर्टल मिस्र में खुलता है जहां कोंग मदद के लिए गॉडजिला को पुकारता है, जो उसकी बात सुनता है और कोंग की ओर तैरना शुरू कर देता है। ईव लोग मोथरा टाइटन को जगाने का निर्णय लेते हैं, जो गॉडजिला को स्कार किंग को रोकने में मदद कर सकता है। जिया एकमात्र ऐसी व्यक्ति है जो मोथरा को जगाने का समारोह कर सकती है क्योंकि वह चुनी गई है। जिया मोरथा को जगाती है, जो एक तितली के आकार का टाइटन है, और वह गॉडजिला को खोजने के लिए पोर्टल में जाती है। ईव लोग सभी द्वारों को बंद करने का निर्णय लेते हैं ताकि स्कार किंग सतह की दुनिया में न जा सके। गॉडजिला कोंग के पास पहुंचता है, लेकिन उसे पहचानने में असमर्थ होता है। चूंकि गॉडजिला ने बहुत अधिक शक्ति अवशोषित कर ली है, इसलिए वह अपने होश में नहीं है और कोंग पर हमला करना शुरू कर देता है। कोंग उसे रोकने और पोर्टल के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन गॉडजिला उसकी बात नहीं सुनता। वे दोनों लड़ने लगते हैं और एक दूसरे पर हमला कर देते हैं। गॉडजिला में जबरदस्त शक्ति आ गई है और परमाणु ऊर्जा नीले से लाल रंग में बदल गई है। जब वह कोंग को मारने वाला होता है, मोथरा वहां आती है और उसे रोकती है। मोथरा उसे स्कार किंग के बारे में बताती है। गॉडजिला होश में आता है और उनकी मदद करने का फैसला करता है। ईव लोग क्रिस्टल की मदद से पोर्टलों को बंद करने और नीचे ग्रेविटी को बदलने के लिए अपनी तकनीक का उपयोग करते हैं। स्कार किंग उन तक पहुंच गया है और उसे उनकी योजना का एहसास हो गया है, इसलिए उसने प्रक्रिया को धीमा करने के लिए क्रिस्टल को फ्रीज कर दिया है। ट्रैपर अपने विमान को अन्य प्राणियों के साथ लाता है, जो स्कार किंग पर हमला करना शुरू कर देते हैं। वह दूसरों को वहां से भागने के लिए विमान पर चढ़ने के लिए कहता है। गॉडजिला और कोंग ने पोर्टल का उपयोग किया है और हॉलो अर्थ पर पहुंचे हैं। वे स्कार किंग को देखते हैं और उन पर हमला करने के लिए उसके पीछे जाते हैं। चारों टाइटन्स एक दूसरे से जमकर लड़ने लगते हैं और एक बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है। क्रिस्टल टूट जाते हैं और ग्रेविटी बदल जाता है, लेकिन टाइटन्स अभी भी एक दूसरे से लड़ रहे हैं। मोथरा भी इस लड़ाई में शामिल हो गई है और उनकी मदद कर रही है। कोंग स्कार किंग से लड़ रहा है और गॉडजिला शेमा से लड़ रहा है। लड़ाई में छोटा गोरिल्ला भी उनकी मदद कर रहा है। अचानक ग्रेविटी फिर से बदल जाता है और हर कोई एक पोर्टल में गिर जाता है। इस प्रक्रिया में कोंग अपना हथियार खो देता है। पोर्टल ब्राजील में खुलता है, जहां स्कार किंग और शेमा सबसे पहले पहुंचते हैं। स्कार किंग ने शेमा को सूरज को फ्रीज करने और सभी पर हमला करने का आदेश दिया। कोंग और गॉडजिला भी वहां पहुंचते हैं। कोंग स्कार किंग को घूंसा मारता है और उसका दांत तोड़ देता है। स्कार किंग उस पर क्रोधित हो जाता है और शेमा को उन पर हमला करने का आदेश देता है। गॉडजिला बीच में आकर शेमा से लड़ने लगता है और उसे दूर फेंक देता है। स्कार किंग कोंग पर चीजें फेंकने के लिए अपनी हड्डी की बेल्ट का उपयोग करता है। वह शेमा को कोंग पर हमला करने का आदेश देता है। शेमा ने कोंग को दूर फेंक दिया और अपनी शक्ति का उपयोग करके उसे जमाना शुरू कर दिया। गॉडजिला अपनी नई शक्ति का उपयोग करता है और स्कार किंग पर हमला करता है और उसकी बेल्ट तोड़ देता है और उसमें से क्रिस्टल को अलग कर देता है। स्कार किंग शेमा को नियंत्रित करने के लिए क्रिस्टल के पीछे जाता है, लेकिन उस तक पहुंचने में असमर्थ होता है। गॉडजिला ने शेमा पर हमला किया और कोंग ने क्रिस्टल को नष्ट करने के लिए जाने का फैसला किया। इससे पहले कि वह उस तक पहुंच पाता, स्कार किंग आता है और कोंग को रोकता है। अचानक हम देखते हैं कि छोटा गोरिल्ला भी सतह पर पहुंच गया है और वह क्रिस्टल को नष्ट करने के लिए कोंग के हथियार का उपयोग करता है। जब क्रिस्टल नष्ट हो जाता है,
तो गॉडजिला शेमा को बताता है कि कैसे स्कार किंग उसके साथ मैनिपुलेशन कर रहा था। शेमा स्कार किंग पर गुस्सा हो जाता है और उसे पूरी तरह से फ्रीज कर देता है। कोंग देखता है कि स्कार किंग अभी मरा नहीं है, इसलिए उसने उसे जमीन पर पटक दिया और मार डाला। गॉडजिला अपने परमाणु लेजर का उपयोग करता है और सूर्य को मुक्त करता है। मोथरा और जिया ईव लोगों के पास लौट आए और हर कोई खुश है। इलीन जिया से कहती है कि वह जानती है कि जिया यहाँ उसके लोगों के साथ रह रही है और उसे अलविदा कहती है। जिया का कहना है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वह क्या कह रही है और वह यहाँ नहीं रहना चाहती। वह कहती है कि उसका घर इलीन के पास ही है और इलीन यह सुनकर बहुत खुश हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। मोर्था ढाल की मरम्मत करता है और हर कोई एक दूसरे से अलविदा कहता है। गॉडजिला ने कोलोसियम में आराम करने का फैसला किया है और वापस सो गया है। गॉडजिला, शेमा और छोटा गोरिल्ला कबीले में वापस जाने का फैसला करते हैं और हर कोई उन्हें देखकर खुश होता है। फिल्म की शुरुआत में हम कामिकेज पायलट कोइची शिकिशिमा को ओडो द्वीप पर अपना विमान उतारते हुए देखते हैं। यह वर्ष 1945 है और द्वितीय विश्व युद्ध अपने अंतिम दिनों में है और ताचिबाना नाम का एक मैकेनिक विमान की जांच करता है। तचिबाना शिकिशिमा से मिलने जाता है और कहता है कि उसे विमान में कुछ भी गलत नहीं मिला और यह बिल्कुल ठीक है। शिकिशिमा क्रोधित हो जाता है और वहां से चला जाता है और तचिबाना कहता है कि वह जानता है कि शिकिशिमा युद्ध में लड़ने से डरता है। कामिकेज पायलटों को उन पायलटों के रूप में जाना जाता है जो दुश्मनों को नष्ट करने के लिए विमान के साथ साथ अपने जीवन का बलिदान भी देते हैं। शिकिशिमा ने पानी में कुछ मरी हुई मछलियां देखीं और उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हो गया। देर रात अचानक अलार्म बजता है और शिविर में मौजूद सभी लोगों को लगता है कि दुश्मन ने उन पर हमला कर दिया है। उन्होंने रोशनी से जांच की और देखा कि गॉडजिला नाम के एक डायनासोर जैसे प्राणी ने उन पर हमला किया है। गॉडजिला सब कुछ नष्ट करना शुरू कर देता है और सैनिक डर जाते हैं और पास के बंकर में छिप जाते हैं। सैनिकों में से एक ने शिकिशिमा को गॉडजिला पर हमला करने और उसे मारने के लिए अपनी विमान बंदूक का उपयोग करने के लिए कहा। शिकिशिमा अपने विमान में चढ़ जाता है लेकिन गॉडजिला को देखकर डर जाता है और राक्षस को गोली मारने के लिए खुद को तैयार नहीं कर पाता है। गॉडजिला सैनिकों पर हमला करता है और उन्हें एक एक करके मारना शुरू कर देता है और शिकिशिमा के विमान को भी नष्ट कर देता है। विस्फोट से शिकिशिमा दूर फेंका गया और बेहोश हो गया और अगली सुबह उठा। उसे पता चलता है कि तचिबाना ही एकमात्र जीवित व्यक्ति है और अन्य सभी मारे गए हैं। तचिबाना कार्रवाई करने में विफल रहने के लिए शिकिशिमा को दोषी ठहराता है और बताता है कि वह इन हत्याओं के लिए जिम्मेदार है। नाव पर घर वापस जाते समय तचिबाना शिकिशिमा को कुछ देता है जो डर जाता है और उसे अपनी जेब में रख लेता है। शिकिशिमा घर लौटता है और पाता है कि उसका घर नष्ट हो गया है और उसके माता पिता टोक्यो की बमबारी में मारे गए थे। उसकी मुलाकात अपने पड़ोसी सुमिको से होती है जो उसे युद्ध से भागने के कारण कायर कहती है। वह उसे बताती है कि उसके बच्चों सहित सभी लोग मर गए हैं क्योंकि उसने अपना काम पूरा नहीं किया। एक दिन बाजार में खाना खाते समय शिकिशिमा की मुलाकात नोरिको नाम की एक महिला से होती है जो उसे एक बच्चा देती है और वहां से भाग जाती है। कुछ लोग नोरिको का पीछा कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि उसने उनसे कुछ खाना चुरा लिया है। शिकिशिमा बच्ची को बाजार में छोड़ने की कोशिश करती है लेकिन ऐसा करने में सक्षम नहीं होती और उसे अपने साथ ले जाने का फैसला करती है। रास्ते में उसकी मुलाकात नोरिको से होती है जो पास में ही छिपी हुई है और वह शिकिशिमा से बच्चे को ले जाती है। नोरिको शिकिशिमा के पीछे पीछे घर आती है जो उसे कुछ खाना बनाने देता है और उससे उसके पति के बारे में पूछता है। नोरिको का कहना है कि अकीको नाम का बच्चा उसका नहीं है और उसने उसे लावारिस पाया था। उसने उसकी देखभाल करने का फैसला किया क्योंकि उसने बमबारी में अपने माता पिता को भी खो दिया था और अब वह अकेली है। शिकिशिमा को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि नोरिको अकेले ही एक अज्ञात बच्चे की देखभाल कर रही है और यहाँ तक कि उसे उसके माता पिता के बारे में भी बताता है। नोरिको ने अकीको के साथ रात रुकने का फैसला किया और शिकिशिमा के घर में सो गई।
सुबह सुमिको शिकिशिमा से लड़की और बच्चे के बारे में पूछती है और सच्चाई जानकर आश्चर्यचकित हो जाती है। वह बच्चे को दूध पिलाने में उनकी मदद करती है और उन्हें यह भी सिखाती है कि उसे कैसे खाना खिलाना है और उन्हें अपने चावल का एक बैग देती है। यह वर्ष 1946 है और नोरिको और अकीको शिकिशिमा के साथ उसके घर पर रहने लगे। शिकिशिमा को एक नई नौकरी मिली है जो सरकार द्वारा अनुमोदित है, लेकिन यह थोड़ी खतरनाक है। उसे एक जहाज पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान छोड़े गए बमों को खोजने और नष्ट करने का काम मिलता है। नोरिको चिंतित है, लेकिन शिकिशिमा का कहना है कि पैसा अच्छा है और उन्हें भोजन और अकीको के लिए इसकी आवश्यकता है। अगले दिन शिकिशिमा अपनी नाव पर जाता है और नोड़ा से मिलता है, जो एक हथियार विशेषज्ञ है, और काम समझाता है। उनका कहना है कि उन्हें पानी में चुंबकीय बम की तलाश करनी होती है और लकड़ी की नाव का उपयोग करना होता है, क्योंकि लकड़ी चुंबक से सुरक्षित होती है। शिकिशिमा जहाज के कप्तान अकित्सु और मिजुशिमा से भी मिलता है, जो उसका स्वागत करते हैं। शिकिशिमा अपना काम शुरू करता है, जहां वे पानी में जाते हैं और बमों को ऊपर तैरने के लिए मुक्त करते हैं और बंदूक से उसे नष्ट कर देते हैं। रात में शिकिशिमा को अभी भी ओडो द्वीप के सपने आते हैं, जहां उसके अपराध के कारण उसकी टीम को मार दिया जा रहा है। जुलाई 1946 में संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना द्वारा समुद्र में कई परमाणु बम विस्फोट किए गए। समय बीतता जा रहा है और शिकिशिमा नाव पर काम कर रहा है और नोरिको और अकीको के साथ खुशी से रह रहा है, जो अब बड़ी हो रही है। एक दिन नोड़ा और अन्य लोग शिकिशिमा के घर पर रात्रिभोज के लिए आए और उन्हें नोरिको और अकीको के बारे में पता चला। अकीको शिकिशिमा को अपना पिता कहती है, लेकिन शिकिशिमा उसे ऐसा न करने के लिए कहता है। नोड़ा और अन्य लोगों ने शिकिशिमा को नोरिको से शादी करने और बच्चे को अपने बच्चे के रूप में स्वीकार करने के लिए कहा। शिकिशिमा का कहना है कि वह ऐसा नहीं कर सकता और उनसे ऐसी बातें न कहने को कहता है, और नोरिको रसोई से यह सुनती है। अगले दिन नोरिको कहती है कि उसने गिंजा जिले में काम करने का फैसला किया है, क्योंकि उसे अपना ख्याल रखना है। शिकिशिमा यह सुनकर आश्चर्यचकित हो जाती है, लेकिन नोरिको का कहना है कि उसे अपनी फ्यूचर पत्नी के लिए इतनी चिंता करनी चाहिए, न कि उसकी। नोरिको का कहना है कि सुमिको इस बात पर सहमत हुई है कि वह दिन के दौरान अकीको की देखभाल करेगी। जापान सरकार को अमेरिका से संदेश मिलता है कि उन्हें पता चला है कि गॉडजिला जापान की ओर बढ़ रहा है। उनका कहना है कि गॉडजिला ने कई जहाज़ों को नष्ट कर दिया है और सोवियत संघ के साथ तनाव के कारण वे कोई मदद नहीं भेज सकते। वे जापान से अपनी सेनाओं को मजबूत करने और गॉडजिला के खिलाफ लड़ाई के लिए तैयार होने के लिए कहते हैं। हम देखते हैं कि वर्ष 1947 है और नोड़ा और उनकी टीम एक जहाज का निरीक्षण करने आए हैं, जिस पर हाल ही में हमला हुआ है। शिकिशिमा समुद्र में मरी हुई मछलियां देखता है और कहता है कि यह गॉडजिला का काम है, और सभी को ओडो द्वीप के बारे में बताता है। जहाज के आकार के आधार पर उनका कहना है कि गॉडजिला अब बड़ा और शक्तिशाली हो गया होगा। नोड़ा का कहना है कि उन्होंने सिंगापुर से ताकाओ नाम के बड़े विध्वंसक जहाज के आने तक गॉडजिला को व्यस्त रखने के लिए यहां भेजा है। नोड़ा का कहना है कि उन्हें समुद्र से बमों का उपयोग करना होगा और गॉडजिला का ध्यान भटकाना होगा और जमीन से दूर रखना होगा। अचानक शिकिशिमा को पानी में कुछ हलचल नजर आती है और वह सभी से कहता है कि उन्हें वापस चले जाना चाहिए। अकित्सु का कहना है कि उन्हें यहीं रुकना होगा और गॉडजिला को रोकना होगा, क्योंकि टोक्यो पास में है और गॉडजिला वहां जा सकता है। अचानक गॉडजिला पास के एक जहाज पर हमला करता है और शिकिशिमा और अन्य लोग वहां से भागने का फैसला करते हैं। गॉडजिला उनके पीछे आता है और वे उसे बम से रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। वे एक और बम छोड़ते हैं, लेकिन गॉडजिला अपने मुंह से बम की डोरी को काट देता है। शिकिशिमा ने गॉडजिला के मुंह में बम विस्फोट करने के लिए अपनी बंदूक का उपयोग किया और उसे बुरी तरह घायल कर दिया, लेकिन गॉडजिला का मुंह फिर से ठीक हो गया। यह देखकर हर कोई हैरान हो जाता है और अचानक गॉडजिला पर ताकाओ जहाज द्वारा हमला किया जाता है और वह अपने हथियारों से फायरिंग करता है। यह गॉडजिला को मारता है, जो क्रोधित हो जाता है और जहाज पर जाकर उस पर हमला करना शुरू कर देता है। गॉडजिला अपनी हीट रे का उपयोग करता है और जहाज को पूरी तरह से नष्ट कर देता है और शिकिशिमा और अन्य लोग यह देखकर हैरान रह जाते हैं। बाद में जब शिकिशिमा अस्पताल में ठीक हो रहे थे,
तब उन्हें पता चला कि सरकार ने हमले के बारे में बात नहीं करने का फैसला किया है। नोरा का कहना है कि सरकार गॉडजिला के बारे में जनता को जानकारी नहीं देना चाहती क्योंकि इससे दहशत फैल जाएगी। रात में शिकिशिमा ने नोरिको को अपने अतीत के बारे में बताया और दिखाया कि उसे नाव पर तचिबाना से पीड़ितों की तस्वीरें मिलीं। वह कहता है कि वह एक कायर है जो युद्ध से भाग गया है और अपराध बोध से रोने लगता है। शिकिशिमा का कहना है कि उसे ओडो द्वीप पर मर जाना चाहिए था और बाकी सब कुछ उसे एक सपने जैसा लगता है। नोरिको ने उसे सांत्वना दी और कहा कि वह अतीत के बारे में ज्यादा न सोचें। कुछ दिनों बाद एक अन्य जहाज ने गॉडजिला को पानी में देखा और उसे पता चला कि वह जमीन की ओर जा रहा है। रेडियो का एक उभरता हुआ प्रसारण सभी को गिंजा शहर खाली करने की चेतावनी देता है। शिकिशिमा भी यह सुनता है और चिंतित हो जाता है क्योंकि नोरिको गिंजा में काम करती है। गॉडजिला शहर में आता है और सभी को नष्ट करना और मारना शुरू कर देता है। नोरिको ट्रेन से घर वापस लौट रही है और गॉडजिला ट्रेन पर हमला करता है और उसे नष्ट करना शुरू कर देता है। नोरिको पानी में कूदकर खुद को बचा लेती है और गॉडजिला इमारतों को नष्ट करना शुरू कर देता है। जब गॉडजिला नोरिको को मारने वाला होता है तो शिकिशिमा वहां आता है और उसे कुचलने से बचाता है। सेना के टैंक गॉडजिला पर हमला करना शुरू कर देते हैं, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है और वह उन पर हमला करने का फैसला करता है। गॉडजिला की शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं और हम देखते हैं कि उसके शरीर से एक नीली रोशनी निकल रही है और वह अपनी हीट रे किरण का उपयोग करता है। हमले ने टैंकों को नष्ट कर दिया और कई इमारतों को नष्ट कर दिया और हजारों लोगों को मार डाला। नोरिको शिकिशिमा को सुरक्षित स्थान पर धकेलती है, लेकिन विस्फोट में फंस जाती है और मारी जाती है। शिकिशिमा नोरिको को मरते और विनाश को देखकर सदमाग्रस्त है और गॉडजिला से बदला लेने की कसम खाता है। हम समाचार देखते हैं जहां हमले के कारण 30,000 से अधिक लोग मारे गए हैं और क्षेत्र रेडियोधर्मी ऊर्जा से ढका हुआ है। बाद में नोरा शिकिशिमा से उसके घर पर मिलता है और बताता है कि शहर के सभी नागरिक गॉडजिला पर गुप्त हमले की योजना बना रहे हैं। शिकिशिमा बैठक में जाता है जहां वह देखता है कि कई लोग पूर्व सैनिक हैं जो लड़ाई में शामिल हुए हैं। एक सेना अधिकारी आता है और बताता है कि उनके पास गॉडजिला को मारने की योजना है और कहता है कि नोरा एक रणनीति के साथ आया है। नोरा का कहना है कि गॉडजिला को सामान्य हथियारों से नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि यह खुद को ठीक कर सकता है। वह कहता है कि गॉडजिला को नष्ट करने के लिए वे उसे सागामी खाड़ी में ले जाएंगे और उसे फ्रीन टैंकों से घेर लेंगे। टैंक गॉडजिला से जुड़े होंगे और टैंकों से बुलबुले फूटेंगे और पानी की उछाल कम हो जाएगी। इससे गॉडजिला बहुत तेजी से नीचे डूबने लगेगा और परिणामस्वरूप पानी का दबाव गॉडजिला को कुचल देगा। उनका कहना है कि सागामी खाड़ी 1500 मीटर गहरी है और इतना दबाव किसी भी समुद्री जीव की जान ले सकता है। नोरा का कहना है कि चूंकि गॉडजिला एक अज्ञात प्राणी है और वह सभी को अपनी योजना समझाता है। वह कहता है कि 2 जहाज गॉडजिला को घेर लेंगे और उसे डुबाने और मारने के लिए उस पर टैंक छोड़ देंगे। यदि यह काम नहीं करता है तो उसके पास गॉडजिला को मारने की एक वैकल्पिक योजना है। नोरा का कहना है कि वह गुब्बारों का उपयोग करेगा जिन्हें गॉडजिला के तहत फुलाया जाएगा। इसे गॉडजिला को वापस ऊपर उठाया जाएगा और विस्फोटक विक्टिन के माध्यम से इसे मार दिया जाएगा। नोरा का कहना है कि यह उनकी सबसे अच्छी योजना है और शिकिशिमा सहित हर कोई योजना का पालन करने और वापस लड़ने के लिए सहमत है। बाद में रात्रिभोज के दौरान नोरा कहता है कि गॉडजिला ने टोक्यो को अपने क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया है और वह 10 दिनों में वापस आ जाएगा। उनका कहना है कि वह नोरा की ओर आकर्षित करने के लिए गॉडजिला की आवाज बजाने के लिए स्पीकर का उपयोग करेंगे। गॉडजिला सोचेगा कि यह एक और डायनासोर है जो उसके क्षेत्र में जा रहा है और जाल में फंस जाएगा। शिकिशिमा का कहना है कि उसे एक विमान की आवश्यकता है ताकि वह गॉडजिला को सागामी खाड़ी की ओर आकर्षित करने में भी मदद कर सके। अकित्सु का कहना है कि शिकिशिमा उसकी जान जोखिम में डाल रहा है, लेकिन शिकिशिमा का कहना है कि उसका युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। अगले दिन शिकिशिमा विमान का निरीक्षण करने जाता है और पाता है कि वह अच्छी तरह से निर्मित और मजबूत है, लेकिन उसे कुछ मरम्मत की आवश्यकता है। नोरा का कहना है कि उन्हें एक शीर्ष मैकेनिक की आवश्यकता है
और शिकिशिमा का कहना है कि तचिबाना इस काम के लिए बिल्कुल उपयुक्त होगा। शिकिशिमा तचिबाना का अंतिम पता जानने के लिए डाकघर जाता है और उसे कई पत्र लिखता है। कुछ दिनों बाद शिकिशिमा पर तचिबाना ने हमला किया जो उसे मरता है और उसे पकड़ लेता है। हमें पता चला है कि शिकिशिमा ने पत्रों में गलत जानकारी लिखी थी और ओडो द्वीप नरसंहार के लिए तचिबाना को दोषी ठहराया था। वह जानता था कि तचिबाना क्रोधित हो जाएगा और उसे ढूंढ लेगा और शिकिशिमा ने गॉडजिला को मारने की अपनी योजना के बारे में बताया। वह कहता है कि उसे विमान की मरम्मत करने की जरूरत है ताकि वह विस्फोटकों के साथ गॉडजिला के मुंह में उड़ सके और उसे मार सके। तचिबाना सहमत हो जाता है और अगले दिन वह विमान का निरीक्षण करने आता है और उस पर काम करना शुरू कर देता है। कुछ दिनों बाद नोडा को एक संदेश मिलता है और वह अपनी टीम को सूचित करता है कि गॉडजिला उम्मीद से जल्दी टोक्यो पहुंच रहा है। उनका कहना है कि गॉडजिला अगले दिन 11 बजे पहुंचेगा और सभी को अपने परिवार के साथ रात बिताने और तैयार रहने के लिए कहता है। उनका कहना है कि इस युद्ध में वे अपना कोई सैनिक नहीं खोएंगे और इसे हर कीमत पर जीतेंगे। शिकिशिमा ने अकीको की देखभाल करने के लिए सुमिको को धन्यवाद दिया और रात में अपने मिशन पर जाने से पहले उसके पास एक लिफाफा छोड़ दिया। शिकिशिमा विमान लेने आता है और तचिबाना उसे बताता है कि उन्होंने अनुरोध के अनुसार उसमें सभी बम स्थापित कर दिए हैं। वह शिकिशिमा को बम सक्रिय करने के लिए खींचने वाला बटन भी दिखाता है और उसे कुछ बताता है। सुमिको सुबह अकीको को अकेला पाती है और उसके हाथ में रखा लिफाफा खोलती है। उसे एक पत्र मिलता है जिसमें शिकिशिमा ने उससे अकीको की देखभाल करने के लिए कहा है और कुछ पैसे भी छोड़े हैं। बाद में नाव पर मौजूद सैनिकों को पानी में कुछ हलचल नजर आती है और वे नोडा को इसके बारे में सूचित करते हैं। उन्हें पता चलता है कि गॉडजिला आ रहा है और वे अपनी योजना को क्रियान्वित करने की तैयारी शुरू कर देते हैं। वे देखते हैं कि गॉडजिला पहले ही आ चुका है और वह एक जहाज को भी गिराकर नष्ट कर देता है। गॉडजिला जल्दी आ गया है और शिकिशिमा उसकी ओर जाने के लिए अपने विमान में निकल पड़ता है। गॉडजिला शहर की ओर बढ़ना शुरू कर देता है और नोडा कहता है कि शिकिशिमा को उसे सागामी खाड़ी की ओर आकर्षित करना होगा। शिकिशिमा गॉडजिला की ओर बढ़ना शुरू कर देता है और नोडा को अपनी स्थिति के बारे में सूचित करता है। सुमिको को एक पत्र मिलता है और वह उसे पढ़कर आश्चर्यचकित हो जाती है। गॉडजिला शहर को नष्ट करना शुरू कर देता है और शिकिशिमा उसका ध्यान भटकाने के लिए उस पर गोली चलता है और गॉडजिला शिकिशिमा का पीछा करना शुरू कर देता है। नोडा और उनकी टीम गॉडजिला को आते हुए देखते हैं और अपने जहाज़ों को हमले के लिए तैयार करते हैं। गॉडजिला शक्तियां जुटाता है और जहाज पर एक शक्तिशाली हमला करता है और उसे नष्ट कर देता है। अन्य जहाज गॉडजिला की ओर बढ़ना शुरू करते हैं और फेरॉन टैंकों को पानी में उतारते हैं। वे गॉडजिला के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और शिकिशिमा उस पर गोलीबारी करके उसका ध्यान भटकाता है। फेरॉन टैंक गॉडजिला से जुड़ जाते हैं और नोडा सही समय पर स्विच को हिट करने का निर्देश देता है। टैंक फट जाते हैं और गॉडजिला को तेजी से अपने साथ समुद्र के तल तक खींच लेते हैं। गॉडजिला समुद्र में 1500 मीटर से अधिक गहराई तक डूब गया, लेकिन मारा नहीं गया। नोडा देखता है कि गॉडजिला अभी भी जीवित है और वह प्लान बी में चला जाता है जहां वह टैंकों से जुड़े गुब्बारे को फुलाता है। गुब्बारा फ्लोट गॉडजिला को तेजी से सतह पर धकेलना शुरू कर देता है, लेकिन गॉडजिला गुब्बारे को काट देता है और खुद को मुक्त कर लेता है। नोडा और अन्य लोगों ने अपनी क्रेन की मदद से गॉडजिला को ऊपर खींचने का फैसला किया और उसे ऊपर खींचना शुरू कर दिया। गॉडजिला का वजन बहुत ज्यादा है और क्रेन टूटकर पानी में गिर जाते हैं। मिज़ुशिमा कई अन्य नावों के साथ आता है और वे गॉडजिला को खींचने के लिए मदद की पेशकश करते हैं। वे अपने जहाज़ों को रस्सियों से बड़े जहाज से बांध देते हैं और गॉडजिला को ऊपर खींचने लगते हैं। गॉडजिला ऊपर उठता है और वह मरा नहीं है लेकिन घायल दिखता है और वह जहाज़ों पर हमला करने की शक्ति रखता है। अचानक हर कोई देखता है कि शिकिशिमा उसे मारने के लिए गॉडजिला की ओर जा रहा है और शिकिशिमा अपना विमान गॉडजिला के मुंह में ले जाता है। वह स्विच खींचता है और बम गॉडजिला के मुंह में फट जाता है। हर कोई देखता है कि शिकिशिमा अभी भी जीवित है क्योंकि तचिबाना ने विमान में एक इजेक्शन सीट लगाई थी। वे देखते हैं कि गॉडजिला का सिर नष्ट हो गया है
और उसकी हीट रे किरण की ऊर्जा उसके शरीर को टुकड़े टुकड़े कर देती है। शहर में पहुंचने पर हर किसी का हीरो की तरह स्वागत किया जाता है। सुमिको शिकिशिमा से मिलती है, जो उसे पत्र देती है, जिसे पढ़कर वह चौंक जाता है। शिकिशिमा अकीको के साथ अस्पताल जाता है और नोरिको को पाता है, जो अभी भी जीवित है। वह खुशी से रोता है और उसे गले लगाता है और हम उसकी गर्दन पर एक काला निशान रेंगते हुए देखते हैं। इस बीच गॉडजिला के शरीर का एक हिस्सा समुद्र में डूब जाता है और चमकने और रूपांतरित होने लगता है। फिल्म की शुरुआत में हम पेरिकल्स नाम के एक चिंपैंजी को देखते हैं, जो एक अंतरिक्ष जहाज में है और प्रशिक्षण ले रहा है। प्रशिक्षण विफलता में समाप्त होता है क्योंकि पेरिकल्स अपने जहाज को ठीक से उतारने में असमर्थ होता है और उसका प्रशिक्षक लियो उसे शांत करता है। हम देखते हैं कि वर्ष 2029 है और ओबेरॉन नामक एक अंतरिक्ष स्टेशन है। लियो स्टेशन पर एक अधिकारी है और अंतरिक्ष अभियानों के लिए प्रशिक्षित प्राइमेट्स के साथ मिलकर काम करता है। हमने देखा कि कई चिंपैंजी को पिंजरों में रखा गया है और हमें पता चला कि पेरिकल्स पिता बनने वाला है। लियो को अपने दोस्तों और परिवार से पृथ्वी से एक वीडियो संदेश प्राप्त होता है। हमें पता चला कि वह 2 साल से अधिक समय से दूर है और लियो संदेश पाकर खुश है। अचानक हम देखते हैं कि एक घातक विद्युत चुंबकीय तूफान स्टेशन की ओर आ रहा है और लाइटें टिमटिमा रही हैं। जहाज के कमांडर ने पेरिकल्स को तूफान की जांच करने के लिए भेजने का आदेश दिया, लेकिन लियो खुश नहीं है। पेरिकल्स अपने जहाज को तूफान की ओर ले जाता है, लेकिन अचानक अपना नियंत्रण खो देता है और भटक जाता है। लियो दूसरा पॉड लेने का फैसला करता है और अपनी टीम को सूचित नहीं करता है और अंतरिक्ष में चला जाता है। वह तूफान में पेरिकल्स की तलाश करता है, लेकिन उसमें फंस जाता है और ओबेरॉन से संपर्क खो देता है। कमांडर को उसकी स्क्रीन पर मदद का संकेत मिलता है और वह लियो से बात करने में असमर्थ होता है। लियो का जहाज तूफान में प्रवेश करता है और वर्ष 5021 में एशलर नामक ग्रह की यात्रा करता है। उसका जहाज एक झील में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और लियो तैरकर खुद को बचाने में सफल हो जाता है। अचानक उसने देखा कि कुछ मनुष्य उसकी ओर दौड़ रहे हैं और सैनिकों के भेष में कुछ वानर उनका पीछा कर रहे हैं। वानर लियो सहित सभी मनुष्यों को पकड़ लेते हैं और उन्हें एक पिंजरे में बंद कर देते हैं। हम देखते हैं कि टैड नामक उनका नेता घोड़े पर सवार होकर वहां आता है और सभी वानर मानव भाषा में बात कर सकते हैं। यह देखकर लियो हैरान और आश्चर्यचकित हो जाता है और सभी इंसानों को पिंजरे में कैद करके एक गांव में ले जाया जाता है। गांव में कुछ वानर बच्चे इंसानों पर पत्थर फेंकते हैं और अरी नामक वानर आकर उन्हें डांटती है। मनुष्यों को लिम्बो नामक वानर के पास लाया जाता है, जो उन सभी को नौकरों के रूप में खरीदता है। ये इंसानों को लिंग के आधार पर बांटते हैं और बाद में बेचने के लिए उन्हें पिंजरों में बंद कर देते हैं। टेड अपनी भतीजी के साथ वहां आता है और उसके जन्मदिन के लिए एक उपहार खरीदना चाहता है। छोटी लड़की वानर एक छोटी लड़की को अपने पालतू जानवर के रूप में चुनती है और लिम्बो उसे एक कॉलर देता है। अरी इसे दूर से देखती है और उसे यह पसंद नहीं आता कि इंसानों के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है। लिम्बो बाद में उन्हें बेचने के लिए मनुष्यों को चिह्नित करना शुरू कर देता है, लेकिन अचानक अरी आती है और उसे रोक देती है। अरी का कहना है कि वह इंसानों के साथ दुर्व्यवहार होते नहीं देख सकती और कहती है कि उन्हें उनके साथ समान रूप से रहना सिखाया जा सकता है। लिम्बो का कहना है कि वह अरी के पिता के कारण चुप है, जो गांव के सीनेटर हैं। लियो एक हथियार उठाता है और अरी को पकड़ लेता है और उससे उसकी मदद करने का अनुरोध करता है। अरी सहमत हो जाती है और लिम्बो से कहती है कि वह 2 इंसानों लियो और डेना नाम की एक लड़की को खरीदना चाहती है। लिम्बो सहमत हो जाता है और अरी मनुष्यों को अपने घर लाती है और उन्हें अपने पिता सीनेटर सैंडर से मिलवाती है। सैंडर यह देखकर खुश नहीं होता है और अरी से कहता है कि वह इंसानों का ख्याल रखे क्योंकि उसके मेहमान रात के खाने के लिए आ रहे हैं। लियो डेना से पूछता है कि बंदरों ने बात करना कैसे सीखा, लेकिन वह कहती है कि यह हमेशा से ऐसा ही था। बाद में टेड सैंडर के साथ रात के खाने में शामिल हुआ और देर से आने के लिए माफी मांगी क्योंकि वह अपने बीमार पिता से मिलने गया था। टेड का मानना है कि इंसानों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और उन्हें नियंत्रित कर मार दिया जाना चाहिए। अरी को यह विचार पसंद नहीं है
और यहाँ तक कि उसके पिता भी टेड को जल्दबाजी में कुछ भी न करने की सलाह देते हैं। लियो उन्हें रात का खाना परोस रहा है और अरी कहती है कि इंसानों में भी भावनाएं और आत्मा होती है। टेड लियो को पकड़ लेता है और मजाक में उसका मुंह खोलता है, यह जांचने के लिए कि उसमें आत्मा है या नहीं। हर कोई लियो पर हंसता है और अरी गुस्सा हो जाती है और वहां से चली जाती है। टेड अरी से मिलने जाता है, जो उसे बताती है कि वह उससे केवल उसके पिता के प्रभाव और शक्ति के लिए शादी करना चाहता है। बाद में जब टेड जा रहा था तो उसके सैनिकों ने उससे कहा कि उन्हें उसे कुछ दिखाना होगा। लियो और कुछ अन्य इंसान रात में पिंजरे से निकलकर वहां से भाग जाते हैं। सैनिक टेड को जहाज के दुर्घटना स्थल पर ले जाते हैं, जहां वह यह देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है। इस राज को अपने तक छुपाने के लिए वह दोनों सिपाहियों की हत्या कर देता है। लियो और डेना ने उसके पिता को मुक्त कर दिया और वे सभी वहां से भाग गए। वे शहर से भाग जाते हैं और छोटी लड़की को वानरों से भी बचाते हैं। रास्ते में उनकी मुलाकात अरी से होती है और लियो उससे भागने के लिए मदद मांगता है। लियो अरी से कहता है कि वह उसे कुछ ऐसा दिखाएगा जिससे उसकी दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी और अरी सहमत हो जाती है। सैनिक शहर में उनकी तलाश शुरू करते हैं, लेकिन वे नहीं मिल पाते। टेड के जनरलों में से एक ने उन्हें भागते हुए देखा और डेना के पिता ने उनसे लड़ने का फैसला किया, जबकि अन्य भाग गए। टेड और उसके आदमी उसके पिता को पकड़कर मार डालते हैं और टेड को पता चलता है कि अरी भी उनके साथ है। लियो और अन्य लोग भाग जाते हैं और जंगल में उसके जहाज के स्थान पर पहुंचते हैं। लियो का जहाज पानी के नीचे है और लियो जाकर अपना बैग लेने का फैसला करता है। हमें पता चला है कि वानर पानी से डरते हैं और तैर नहीं सकते। लियो जहाज से अपना बैग लेता है और अपनी बंदूक लेता है और अपनी टीम से सिग्नल खोजने के लिए एक उपकरण का उपयोग करता है। जब वे जंगल से गुजर रहे थे तो लिम्बो और उनकी टीम ने उन पर हमला कर दिया। लियो अपनी बंदूक का उपयोग करता है, जो लिम्बो को डराता है। वे लिम्बो को अपना कैदी बनाने और उसे अपने साथ ले जाने का फैसला करते हैं। क्रूल इस अवसर का उपयोग करता है और बंदूक को यह सोचकर नष्ट कर देता है कि इसका इस्तेमाल उनके खिलाफ भी किया जा सकता है। टेड सीनेटर से मिलने जाता है और उससे कहता है कि मुझे निर्णय लेने और सभी मनुष्यों को मारने की सारी शक्ति दे दो। उनका कहना है कि उनकी बेटी को बचाने का यही एकमात्र तरीका है जिससे सीनेटर सहमत हैं। टेड अपने पिता से मिलने जाता है, जिन्होंने उसे बताया कि कई साल पहले मनुष्य शासन करते थे। वे स्वामी थे और वानर उनके दास थे और टेड को कुछ तोड़ने के लिए कहते हैं। टेड एक वस्तु को तोड़ता है और उसके अंदर एक बंदूक पाता है और उसे देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। उनके पिता का कहना है कि इंसानों के पास विज्ञान और तकनीक की ताकत है और इसे किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। उनका कहना है कि लियो को कैलिमा जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि यह स्थान सभी वानरों का ओरिजिन स्थल है। टेड ने अपने पिता से वादा किया कि वह लियो को रोक देगा और उसके पिता का निधन हो जाता है। अपने सिग्नल की ओर यात्रा करते समय अरी कहती है कि वे कैलिमा की ओर जा रहे हैं और एक कहानी सुनाती हैं। वह कहती है कि कैलिमा वह जगह है जहां पहला वानर सेमोस बना और वह जल्द ही यहां लौटेगा। बाद में उन्हें एक नदी के पास एक विशाल सेना शिविर मिला और उन्होंने कैलिमा जाने के लिए इसे पार करने का फैसला किया। रात में लियो सेना का ध्यान भटकाने के लिए फ्लेयर गन का इस्तेमाल करता है और वहां से भागने के लिए घोड़ों का इस्तेमाल करता है। उन्होंने कुछ तंबू जला दिए और वहां से भागने के लिए नदी का इस्तेमाल किया, लेकिन अरी अपने घोड़े से गिर गई। लियो अरी को अपनी पीठ पर बिठाकर नदी पार करने में मदद करता है और उसकी जान बचाता है। जब टेड को इस बात का पता चलता है तो वह क्रोधित हो जाता है और अपनी सेना को उन पर हमला करने के लिए तैयार करता है। लियो और अन्य लोग कैलिमा पहुंचते हैं और सिग्नल की जांच करने के लिए अंदर जाते हैं। अंदर लियो को पता चलता है कि कैलिमा का मतलब कॉशन लाइव एनिमल्स है और उसे पता चलता है कि यह जगह उसका अपना जहाज ओबेरॉन है। उसे जहाज पर मौजूद वानरों के पिंजरे मिले और वह यहां अपने जहाज को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। अरी का कहना है कि यह उनका जहाज नहीं हो सकता क्योंकि यह 1000 साल से भी अधिक समय से यहीं है। लियो जहाज को बिजली देने के लिए एक उपकरण का उपयोग करता है और क्या हुआ यह देखने के लिए पिछले वीडियो की जांच करता है।
वीडियो देखने के दौरान उन्हें पता चला कि उनकी टीम तूफान में घुस गई और उन्हें ढूंढते हुए यहां आ गई। सेमोस नाम का एक वानर ताकतवर होने लगा और उसने उन सभी को मार डाला। यह सुनकर लियो दुखी हो जाता है और बाहर चला जाता है, जहां वह देखता है कि कई इंसान उससे मिलने आए हैं। वे सभी इसलिए आए हैं ताकि लियो वानरों के खिलाफ उनकी लड़ाई में उनकी मदद कर सके। मनुष्यों में से एक व्यक्ति एक बड़ी वानर सेना को अपनी ओर आते देखता है और सभी को सूचित करता है। लियो सभी को वहां से चले जाने के लिए कहता है क्योंकि वे वानरों के खिलाफ यह लड़ाई नहीं जीत सकते। बाद में रात में अरी ने जाकर टैड से मिलने का फैसला किया और खुद को उसके हवाले कर दिया। वह कहती है कि वह टैड से शादी कर लेगी यदि वह मनुष्यों को आज़ाद करने और उन्हें नहीं मारने का वादा करता है। टेड को उस पर भरोसा नहीं है और उसने छड़ी से उसका हाथ जला दिया और उसे जाने दिया। अगली सुबह लियो ने वापस लड़ने का फैसला किया और जहाज के ईंधन सेल के साथ एक योजना बनाई। वह सभी को इकट्ठा करता है और अपनी योजना बताता है और कहता है कि उनके पास इसे क्रियान्वित करने का एकमात्र मौका है। सुबह टैड अपनी बड़ी सेना के साथ आता है और इंसानों पर हमला शुरू कर देता है। वह अपने आदमियों को सभी मनुष्यों पर हमला करने और मारने का आदेश देता है और उनकी ओर एक सेना भेजता है। जब सेना मनुष्यों तक पहुंचने वाली होती है तो लियो बम विस्फोट करने और उन्हें मारने के लिए अपने जहाज के ईंधन सेल का उपयोग करता है। एक बड़ी लड़ाई शुरू होती है जहां मनुष्य और वानर एक दूसरे से लड़ने और मारने लगते हैं। टेड कई मनुष्यों को मारना शुरू कर देता है और जब एक वानर डेना को मारने वाला होता है तो अरी उसकी जान बचाती है। डेना अरी का हाथ देखती है और महसूस करती है कि अरी वास्तव में उनके साथ है और इंसानों की परवाह करती है। अत्तार क्रूल से लड़ता है और उसे मारने में सफल हो जाता है और टैड लियो को देख लेता है और उसके पीछे चला जाता है। टेड ने लियो को बुरी तरह मारना शुरू कर दिया और उसे मारने की कोशिश की। अचानक सभी को आसमान से एक तेज आवाज सुनाई देती है और वे एक जहाज को युद्ध के मैदान में उतरते हुए देखते हैं। जहाज का दरवाजा खुला और हमने देखा कि पेरिकल्स जहाज के अंदर है। वानर इस आगमन को पहले वानर सेमोस की वापसी के रूप में सोचते हैं, जो उनका देवता है। वे झुक जाते हैं और मनुष्यों और वानरों के बीच शत्रुता अचानक समाप्त हो जाती है। लियो जहाज पर जाता है और पेरिकल्स उसे पहचान लेता है और उससे मिलने के लिए नीचे उतर जाता है। लियो पेरिकल्स को सभी से मिलने के लिए ले जाता है, लेकिन वह डर जाता है और ओबेरॉन में भाग जाता है। लियो अंदर जाता है और टेड भी उसके पीछे जाता है और वे दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। पेरिकल्स लियो की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन टेड उसे एक दीवार के खिलाफ जोर से फेंक देता है। लियो पेरिकल्स के बैग से एक बंदूक लेता है और उसे टेड पर फायर करता है और उसके कवच को नुकसान पहुंचाता है। टेड लियो पर कूदता है और उसकी बंदूक लेता है और लियो पर हथियार चलाने की कोशिश करता है। लियो देखता है कि टैड पायलट के डेक के भीतर है और ऑटोमैटिक दरवाजा बंद कर देता है, जिससे टैड अंदर फंस जाता है। टेड बार बार हथियार से दरवाजे पर फायर करता है, लेकिन गोली दरवाजे से टकराकर पलट जाती है। इससे चिंगारी पैदा होती है, जिसके कारण टेड डरकर नियंत्रण कक्ष के नीचे छिप जाता है और आत्मसमर्पण कर देता है। लियो ने वानरों के ग्रह से बचकर पृथ्वी पर लौटने का फैसला किया। वह पेरिकल्स को अरी को देता है, जो उसकी देखभाल करने का वादा करती है। अरी लियो से उसके साथ रुकने के लिए कहती है, लेकिन लियो कहता है कि उसे अपने लोगों के पास वापस जाना होगा और अरी उसे चूमकर अलविदा कहती है। लियो डेना से मिलने जाता है और अलविदा कहता है और उसे चूमता है। लियो पेरिकल्स के जहाज पर चढ़ जाता है और अपने जहाज को अंतरिक्ष में लॉन्च करता है। वह उसी विद्युत चुंबकीय तूफान के माध्यम से समय में पीछे जाता है और पृथ्वी को खोजता है। लियो वाशिंगटन डीसी में अपने जहाज को पृथ्वी पर दुर्घटनाग्रस्त कर देता है और अपने समय पर उतरता है। वह देखने के लिए ऊपर देखता है कि लिंकन मेमोरियल अब जनरल टेड के सम्मान में एक स्मारक है। पुलिस अधिकारियों, अग्निशामकों और समाचार पत्रकारों का एक झुंड लियो के पास आते हैं, लेकिन करीब से निरीक्षण करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि वे सभी वानर हैं। लियो उस धरती पर उतरा है जहां वानर उन्नत थे और टेड उनका शासक था।
फिल्म की शुरुआत में हम एक जंगल देखते हैं जहां कई चिंपैंजी हैं जिन पर शिकारी अचानक हमला कर देते हैं। कुछ चिंपैंजी को पकड़ लिया जाता है और एक पिंजरे में दूसरों से दूर ले जाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्राइट आइज नाम का एक चिंपैंजी जेनेसिस नामक कंपनी की प्रयोगशाला में एक पहेली सुलझा रही है। विल नाम का एक वैज्ञानिक और उसका सहयोगी रॉबर्ट उसे 20 चालों में पहेली हल करते देख आश्चर्यचकित रह गए। विल अपने बॉस स्टीवन से मिलने जाता है और उसे बताता है कि उसकी नई दवा एलजेड 112 काम कर रही है। विल का कहना है कि एक चिंपैंजी ने बहुत अच्छा परिणाम दिखाया है और उन्हें मानव प्रयोगों की ओर बढ़ना चाहिए। स्टीवन का कहना है कि उन्हें बोर्ड के सदस्यों की मंजूरी की आवश्यकता है और विल से उन्हें सभी शोध दिखाने के लिए कहते हैं। बाद में विल ने बोर्ड के सदस्यों को बताया कि पहले चिंपैंजी पहेली को हल नहीं कर सका था। उनकी नई दवा लेने के बाद मस्तिष्क की नई कोशिकाएं विकसित हुई और वे इसका उपयोग अल्जाइमर रोग को ठीक करने के लिए कर सकते हैं। कुछ स्टाफ सदस्य विल की प्रेजेंटेशन में ब्राइट आइज लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह आक्रामक हो जाती है और हमला कर देती है। वे उसका ध्यान भटकाने के लिए सोडा की बोतल का इस्तेमाल करते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्राइट आइज वहां से भाग जाती है। ब्राइट आइज प्रयोगशाला में दौड़ती हैं और चीजों को नष्ट कर देती हैं और मुख्य हॉल में भाग जाती हैं और कर्मचारी उसे रोकने की कोशिश करते हैं। वह बैठक कक्ष में घुस जाती है जहां गार्ड उसे गोली मारकर मार डालते हैं और हर कोई हैरान रह जाता है। स्टीवन ने रॉबर्ट को परियोजना बंद करने और शेष सभी चिंपैंजी को मारने का आदेश दिया क्योंकि वे सभी दवा से प्रभावित हो सकते थे। विल स्टीवन को बताता है कि 112 दवा लोगों की जान बचा सकती है, लेकिन स्टीवन का कहना है कि वह भाग्यशाली है कि उसे नौकरी से नहीं निकाला गया। स्टीवन विल से कहता है कि वह अपनी नई दवा पर फिर से काम शुरू करे और बेहतर परिणाम लेकर आए। विल को पता चला कि ब्राइट आइज ने एक बच्चे को जन्म दिया है और वह इसे लेकर सुरक्षात्मक थी और इसलिए आक्रामक हो गई। रॉबर्ट विल से कहता है कि या तो बच्चे को अपने साथ ले जाए या उसे मार डाले और विल बच्चे को घर लाने का फैसला करता है। उनके घर पर हम विल के पिता चार्ल्स को देखते हैं जो अल्जाइमर से पीड़ित हैं और उन्हें ज्यादा कुछ याद नहीं है। विल उसे बेबी चिंपैंजी दिखाता है और चार्ल्स उसके जन्मचिन्ह के आधार पर उसका नाम सीजर रखने का फैसला करता है। विल सीजर की देखभाल करना शुरू कर देता है और हम देखते हैं कि सीजर काफी बुद्धिमान है और दूध भी खुद ही पीता है। 3 साल बीत गए और सीजर अब बड़ा हो गया है और कई काम खुद करता है। उसने कुछ सांकेतिक भाषा सीखी है और कई पहेलियां सुलझाई हैं और अपना दिन ऊपरी कमरे में खिड़की से बाहर देखते हुए बिताता है। विल बताते हैं कि उनकी मां की वजह से सीजर पर भी 112 दवा का असर हुआ और उससे उनके दिमाग का विकास हुआ। जब चार्ल्स की तबीयत खराब हो जाती है तो विल अपने पिता को देने के लिए 112 दवाएं चुराने का फैसला करता है। वह ड्रग्स चुरा लेता है और कुछ फ्रिज में रख देता है और एक खुराक अपने पिता को दे देता है और सीजर भी यह देख लेता है। सुबह में चार्ल्स बहुत बेहतर दिखते हैं और पियानो भी अच्छा बजाते हैं और विल परिणाम देखकर खुश होते हैं। सीजर बाइक चलाने के लिए बाहर जाता है लेकिन बच्चों द्वारा उसे देख लिया जाता है और वे डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। हुंसिकर नाम का एक पड़ोसी सीजर को मारने की कोशिश करता है लेकिन विल आकर उसे रोकता है और उसे बचा लेता है। सीजर घायल हो गया है और विल उसे कैरोलिन नामक डॉक्टर के पास ले जाता है जो उस पर कुछ पट्टी लगाती है। वह सीजर को सांकेतिक भाषा का उपयोग करते देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है और सीजर विल को कार्लोइन से रात के खाने के लिए पूछने के लिए कहता है। विल सीजर को रेडवुड्स नाम की जगह पर ले जाने का फैसला करता है ताकि वह बाहर का आनंद ले सके। पहुंचने के बाद सीजर विल की अनुमति लेता है और पेड़ों का पता लगाने जाता है और एक बड़े पेड़ पर भी चढ़ जाता है। 5 साल बीत गए और सीजर अब अडल्ट है और विल और कैरोलिन कपल हैं। सीजर अकेला महसूस करता है और यहाँ तक कि विल से पूछता है कि क्या वह एक पालतू जानवर है और उसकी उत्पत्ति के बारे में भी पूछता है। विल का कहना है कि वह कोई पालतू जानवर नहीं है और सीजर को अपना जन्मस्थान जेनेसिस कंपनी दिखाता है और उसे अपनी मां और 112 दवा के बारे में बताता है। कैरोलिन इस बारे में जानकर खुश नहीं है लेकिन विल का कहना है कि उसकी दवा ने उसके पिता की जान बचाई।
हम देखते हैं कि चार्ल्स की अल्जाइमर बीमारी वापस आ गई है क्योंकि उसकी इम्यून प्रणाली 112 दवा के प्रति प्रतिरोधी हो गई है। एक दिन चार्ल्स बाहर जाता है और अपने पड़ोसी हंसिकर की कार को अपनी कार समझकर चलाता है और उसे नुकसान पहुंचाता है। हंसिकर क्रोधित हो जाता है और बहस करना और चार्ल्स को धक्का देना शुरू कर देता है और सीजर अपनी खिड़की से यह देखता है। सीजर आता है और चार्ल्स का बचाव करते हुए हंसिकर पर हमला करता है और यहाँ तक कि उसकी उंगली भी काटता है और उसे बुरी तरह चोट पहुंचाता है। पशु नियंत्रण सेवा को बुलाया जाता है जहां वे सीजर को वानर आश्रय में ले जाते हैं और विल उसे छोड़ने आता है। सीजर को यह नई जगह पसंद नहीं है और वह घर वापस जाना चाहता है, लेकिन विल कहता है कि वह जल्द ही उसके लिए वापस आएगा। विल अलविदा कहता है और दुखी सीजर को आश्रय स्थल पर छोड़ देता है। फिर सीजर को डॉज नामक एक कार्यकर्ता द्वारा धोखा दिया गया और अन्य चिंपैंजी के साथ एक पिंजरे में बंद कर दिया गया। विल को पता चलता है कि उसके पिता का स्वास्थ्य अधिक खराब होता जा रहा है और वह स्टीवन से मिलने का फैसला करता है। वह स्टीवन को बताता है कि उसने अपने पिता को दवा दी और यह काम कर गई और स्टीवन यह सुनकर हैरान रह गया। विल का कहना है कि उसे एक नई दवा 113 बनाने के लिए प्रयोगशाला का उपयोग करने की आवश्यकता है और स्टीवन सहमत है क्योंकि उसे इसमें अधिक पैसा देखता है। आश्रय में सीजर भोजन से खुश नहीं है और डॉज द्वारा पानी की नली से उसे बुरी तरह दंडित किया जाता है। लैब में विल की मुलाकात कोबा नाम के एक नए चिंपैंजी से होती है जो अच्छी तरह से प्रशिक्षित है और वह उस पर प्रयोग करने का फैसला करता है। कोबा को दवा देते समय एक पाइप ढीला हो जाता है और रॉबर्ट गैस से संक्रमित हो जाता है। सीजर अन्य वानरों से दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन उनका नेता उसके कपड़े फाड़ देता है और उसे मारना शुरू कर देता है। डॉज ने सीजर और अन्य को ट्रैंक्विलाइजर से गोली मार दी और उन्हें शांत कर दिया। स्टीवन देखता है कि जब कोबा उसका नाम बताता है तो उसकी बुद्धि बढ़ गई है और स्टीवन खुश हो जाता है। रॉबर्ट की तबीयत खराब हो गई है क्योंकि उसने अपनी नाक से कुछ खून बहता देखा है और विल ने कुछ 113 दवा लेने का फैसला किया है। सीजर की दोस्ती मॉरिस से हो जाती है जो एक पूर्व सर्कस ओरंगुटान है जो सांकेतिक भाषा भी जानती है। वह देखता है कि कर्मचारी कुछ चिंपैंजी को प्रयोग के लिए जेनेसिस में ले जा रहे हैं और उसे वह जगह याद आ जाती है। विल सीजर से मिलने आता है और उससे वादा करता है कि वह जल्द ही उसे घर ले जाएगा, लेकिन सीजर उस पर गुस्सा है। सीजर ने वहां से भागने का फैसला किया और एक गार्ड से चाकू भी चुरा लिया। वह रात में अपना गेट खोलता है और जाकर बक नाम के बड़े गोरिल्ला को मुक्त करा लेता है और उसका दोस्त बन जाता है। बाद में वह नेता को मुक्त कर देता है और उसे उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए कहता है और उनका नया नेता बन जाता है। विल अपने पिता पर नई दवा 113 का उपयोग करने का निर्णय लेता है, जो उसे ऐसा नहीं करने के लिए कहता है, और सुबह चार्ल्स की मृत्यु हो जाती है। बाद में विल लैब में आता है और पाता है कि रॉबर्ट बीमार है और पिछले 2 दिनों से नहीं आया है। विल प्रयोगों को रोकने के लिए कहता है, लेकिन स्टीवन इससे इनकार करता है और कहता है कि यह दवा उन्हें ढेर सारा पैसा दिला सकती है। विल का कहना है कि नई दवा में कई जोखिम हैं, लेकिन स्टीवन सहमत नहीं है, इसलिए विल ने अपनी नौकरी छोड़ दी। रॉबर्ट विल के घर आता है लेकिन उसे नहीं पाता है और गलती से उसके पड़ोसी हंसिकर पर खून की छींक मार देता है। विल आश्रय में जाता है और सीजर को मुक्त करने के लिए उन्हें पैसे की रिश्वत देता है और वे सहमत हो जाते हैं। जब विल सीजर को वापस लेने जाता है तो वह जाने से इनकार कर देता है और आश्रय में रुकने का फैसला करता है। विल का दिल टूट गया है और वह दुखी है और वहां से चला जाता है। सीजर मॉरिस को बताता है कि अकेले वानर कमजोर हैं, लेकिन सभी वानर एक साथ मजबूत हो सकते हैं। वह मुख्य दरवाजे के कीगार्ड का पासवर्ड देख लेता है और रात में भागने के लिए इसका इस्तेमाल करता है। सीजर विल के घर जाता है और उसे सोते हुए देखता है और उसके फ्रिज से 113 दवा चुरा लेता है। वह वापस आश्रय में जाता है और उन सभी वानरों पर दवा छोड़ता है जो सो रहे हैं ताकि उनकी बुद्धि बढ़ सके। सुबह वे सभी जागते हैं और सीजर देखता है कि उनकी आंखों का रंग उसकी तरह हरे रंग में बदल गया है। पड़ोसियों में से एक रॉबर्ट के घर में प्रवेश करती है और उसे अपने बिस्तर में मृत पाती है। डॉज देखता है कि सीजर अभी भी खेल क्षेत्र में है और उसे अपने पिंजरे में वापस भेजने जाता है।
उसने सीजर को कई बार मारा और उसे अपने पीछे आने को कहा। सीजर नहीं बोलता है और डॉज उसकी बात सुनकर चौंक जाता है और सीजर उसे मारता है और वापस पिंजरे में ले जाता है। वह सभी वानरों को उनके पिंजरे से मुक्त कर देता है और वे दूसरे गार्ड को मारने की कोशिश करते हैं। सीजर उन्हें रोकता है। डॉज उन पर पानी की नली का उपयोग करने की कोशिश करता है लेकिन करंट की चपेट में आ जाता है और मर जाता है। सीजर ने जेनेसिस जाने का फैसला किया और वे आश्रय से भाग गए और शहर की ओर चले गए। विल वापस आश्रय में जाता है और 113 ड्रग की बोतल और गार्ड को ढूंढता है जो उसे सीजर के भागने के बारे में बताता है। सीजर और अन्य लोग जेनेसिस जाते हैं और कोबा और शेष वानरों को वहां से मुक्त करते हैं। स्टीवन प्रयोगशाला में आता है और वहां वानरों को पाता है और हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से भागने में सफल हो जाता है। सीजर और अन्य लोग चिड़ियाघर में घुस जाते हैं और वानरों को वहां से भी मुक्त करा लेते हैं। वे वानरों को पकड़ने वाले किसी भी व्यक्ति पर हमला करते हैं और यहां तक कि पुलिस की कारों पर भी हमला करते हैं। सीजर और वानर रेडवुड्स जाने के लिए पुल का उपयोग करने का निर्णय लेते हैं लेकिन पुलिस पहले से ही वहां मौजूद है। स्टीवन पुलिस से कहता है कि इस हमले को रोकने के लिए उन्हें सीजर को मारना होगा। वे पुल पर जाते हैं और विल भी वहां आ गया है। सीजर को आगे कुछ खतरे का आभास होता है और वह कुछ वानरों को पुल के ऊपर और नीचे जाने के लिए कहता है। पुलिस अधिकारी वानरों पर हमला करना शुरू कर देते हैं और उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। वानर पुल के अंत तक पहुंचते हैं और गोलीबारी को रोकने के लिए बस का उपयोग करते हैं। पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश करती है लेकिन अचानक सभी दिशाओं से वानरों द्वारा हमला कर दिया जाता है। वानर आसानी से सभी पुलिस वालों को हरा देते हैं लेकिन किसी को नहीं मारते बल्कि कुछ अधिकारियों को पुल से नीचे फेंक देते हैं। स्टीवन अपने हेलीकॉप्टर में आता है और उन पर गोलीबारी शुरू कर देता है लेकिन बग बीच में आ जाता है और सीजर को बचा लेता है। बग हेलीकॉप्टर पर कूदता है और उसे पुल पर गिराने में सफल हो जाता है लेकिन उसे कई बार गोली लगती है। सीजर अपने दोस्त को मरते हुए देखकर दुखी होता है और देखता है कि स्टीवन अभी भी हेलीकॉप्टर में जीवित है। कोबा वहां आता है और हेलीकॉप्टर को धक्का देकर गिरा देता है और उसे मार डालता है और अपने साथ हुए दुर्व्यवहार का बदला लेता है। विल वहां पहुंचता है और सीजर और अन्य वानरों को वहां से भागते हुए देखता है और पुलिस की गाड़ी में उनका पीछा करता है। सीजर और वानर रेडवुड्स पहुंचते हैं और विल उनका पीछा करता है और सीजर को वहां पाता है। विल सीजर से माफी मांगता है और उससे विनती करता है कि वह उसके साथ घर आ जाए अन्यथा इंसान उनका शिकार कर लेंगे। सीजर विल को गले लगाता है और उससे बात करता है और कहता है कि वह घर पर है। उसकी बात सुनकर विल हैरान और खुश हो जाता है और अन्य वानरों के साथ यहां रहने की सीजर की इच्छा को स्वीकार कर लेता है। सीजर और अन्य वानर रेडवुड्स को अपना नया घर बनाते हैं और जंगल में रहने का फैसला करते हैं। बाद में हम देखते हैं कि हंसिकर एक पायलट है और वह अपनी उड़ान के लिए हवाई अड्डे पर आता है। हम देखते हैं कि वह अब 113 दवा से संक्रमित है और उसकी नाक से खून बह रहा है। अंततः वह पूरे ग्रह पर वायरस फैला देता है जिससे एक घातक महामारी फैल जाती है और सभी इन्फेक्ट हो जाते हैं।